Recording. Before we start our class, let's take the name of Shri Ganesha, that he bless us, because Ganesha is the lord of planet Ketu, and Ketu is the biggest planet for learning astrology or any spiritual sciences. So let us take name of Lord Ganesha 3 times, and then we will start our class. Okay. Om Shri Ganeshaya Namah. Om Shri Ganeshaya Namah. ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Okay. Welcome to day 1 of Vedic astrology. आप दोनों बाय चांस हमारे पुराने स्टूडेंट्स ही हैं, और हम लोग ये बैच बड़ा करना चाह रहे थे, बट किसी बहुत सारे लोगों की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हमने कहा बैच लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। और इसमें मैं कहूँगा कि ज्योति मैम ने ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, बिकॉज शी गेव मी अ कॉल की सर आप इमीडिएटली कर रहे हो तो मैं कर रही हूँ, तो कर देते हैं शुरू। दैट इज जी सर। देयर। एक बिफोर आई स्टार्ट देयर आर 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, ऑल्दो दे आर नॉट फ्रॉम सब्जेक्ट, बट जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन। हमारा 12th ऑफ अगस्त को 9 स्टार की एडवांस न्यूमरोलॉजी का एक वेबिनार हो रहा है। बी पार्ट ऑफ इट। हमारा ऑरा स्कैनिंग का वेबिनार हो चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं, वहाँ वो देख सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग का कोर्स 5th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगा। और 9 स्टार की एडवांस न्यूमरोलॉजी का भी मोस्ट प्रोबेबली इसी के आसपास होगा। अभी करंटली 31 अगस्त तक मैक्सिमम कोर्सेज पे ऑलमोस्ट 20% ऑफ चल रहा है। जी सो सर। आई एम श्योर आप लोग उसका बेनिफिट लेंगे। अगर किसी को भी आप रिकमेंड करना चाहते हैं जो ज्वाइन करना चाहता है, लर्न करना चाहता है, तो दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर देम टू ज्वाइन, बिकॉज दे विल सेव सम मनी। मी जी सर। मी राइट। सो दिस इज देयर। चलिए, अब आ जाते हैं, हमने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं अपने कोर्स को कि हम कैसे करने वाले हैं चीज़ों को। सबसे जी पहले सर। तो नंबर ऑफ डेज फाइनल कर लेते हैं कि हम कौन कौन से डेज को क्लासेस करेंगे, ताकि जी सर। एक बार हमने डिस्कस कर लिया तो फिर वो बार बार हम उस प्रॉब्लम में ना फंसे हैं। जी सर। तो सबसे पहले जो पार्ट है, ओके, क्यों नहीं आ रहा है? तो हम लोग सैटरडे को, आज आप में से दोनों जनों में से कौन संडे के लिए कंफर्टेबल नहीं है? सर मैं नॉट कंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल, ठीक, ओके। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वी विल कीप इट एट ऑल 3 days 7:30 to 9 p.m.
सर 7:30 to 9 की जगह पे 9 हो सकता है। हाँ जी 9 o'clock हो सकता है। मैम 9 o'clock में क्या है कि ज्योति मैम इज फ्रॉम इज जहाँ दुबई, तो वो का लंच टाइम हो जाता है और डिनर डिनर टाइम हो जाता है, तो वो एक क्लैश। एक आधे दिन में कोई 9 PM करना होगा तो मैं देख सकता हूँ। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को संडे मंडे को आप 7:30 कर लो और ट्यूसडे को 9 PM कर लो, तो वो एक दिन के लिए तो मैं ज्योति मैम से रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ कि वो एडजस्ट कर लें एक दिन के लिए, बट नॉट फॉर दैट इज देयर। सेकेंडली अभी मैं भी थोड़ा सा वांट टू गेट लिटिल फ्री अर्ली, तो थोड़ा मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। Okay, sir, I'll try my best to be here at this time. नहीं तो आपको कौन से दिन में, मंडे ट्यूसडे दोनों में प्रॉब्लम आ रहा है या कहाँ है? नहीं नहीं सर, मेरी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आई पिक अप माई चाइल्ड फ्रॉम हिज क्लासेस एट 7:30। हाँ जी आई पिक माई चाइल्ड फ्रॉम दिस क्लास एट 7:30। फ्रॉम So क्लास। from his classes, my child, my baby, he goes to classes. He comes back by 7:30. आपकी ना आवाज नहीं मेरे को समझ में आई, आपने क्या बोला? 1 second. Sir, I'm saying, can you hear me now? आपका ना इको हो रहा है दिया बहुत Can you बड़ा। hear me now? आप एक बार वीडियो खोलो पहले, एक मिनट के लिए। Can you hear me now? हाँ जी Can you hear me now? हाँ 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 प्लीज। I'm saying my baby, I pick him up from his classes by 7:30 every day. अच्छा ओके समझ गया। That, हाँ, तो ऐसा है ना एवरी डे, तो सैटरडे को, फिर सैटरडे को तो सैटरडे तो 7:30 रहेगा अभी। हाँ, जी वो चलेगा। ये सैटरडे सैटरडे आपको 7:30 सूट कर रहा है, आप ये कह रहे हो। हाँ, तो that works for मंडे me. एंड ट्यूसडे या किसी भी वर्किंग डे में यू आर सेइंग इट टू ब्रिंग इट एट 9 PM। हाँ, I get तो free by 9 एक o'clock. दिन आप एडजस्ट कर लो, एक दिन मैम कर लेती हैं, ऐसा कर लो। चलेगा चलेगा, that works for me. 7:30 on Saturday चलेगा works for मैम, me. ट्यूसडे को 9 PM कर लेते हैं, मंडे को 9 PM कर लेते हैं, हाँ हैं? और ट्यूसडे को 7:30 कर लेते हैं। जी सर, चलेगा सर। चलेगा? जी हम्म। जी, चलो thank you so ठीक, much. Thank you. चलो तो एक दिन की एडजस्टमेंट सर हो। मंडे 9 PM ना सर? मंडे 9 PM करेक्ट। ओके। तो ये ग्रुप में भी आप डाल देना अभी, ठीक? I'll put it right away. हाँ I'll put it right. हाँ तो उससे क्या हो जाएगा, मुझे भी याद रहेगा। मान लो गलती से मैंने ही मंडे का डाल दिया, आप कहोगे सर ये क्लास क्यों डाल कर रहे हो, मंडे की बात हो रखी है। तो दैट इज देयर, तो एक बार एक शेड्यूल डाल दो, ठीक है। वन इज दिस, सेकंड इज ड्यूरिंग दिस कोर्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। वेरी बेसिक मीन्स वेरी बेसिक, ठीक, एंड वी विल स्लोली गो टू डिफरेंट लेवल्स। इसके अंदर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी तरफ से एटलीस्ट 8 to 10 चार्ट्स और डिफरेंट पीपल वेदर नोन और अननोन ऑन, वो इकट्ठा करके रखो, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, एंड दे शुड बी ऑफ डिफरेंट situations or different things so that you learn how to analyze a chart, because those are the people you know. You know yourself, you know the friends you have, you know the family you have. So if you can get charts, maximum charts 8 to 10 हो, 20 हो, 15 हो, we can pick up at various times to do that, so that आपको जब during the course हम case studies करना चाहते हैं तो we can do it easily. Okay, ठीक है? So this is one thing. चलो, so let us start our course. Okay. चलिए, तो आप लोगों के हिसाब से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्ट्रोलॉजी? ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है आपके हिसाब से? सर वो कुंडली में क्या क्या है वो सब पता चलता है सर। मतलब ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं वो पता चलता है। ग्रह नक्षत्र काम करना जानना क्यों जरूरी है? मतलब जो कुछ बड़ा हो उसको छोटे में टल जाए, पता चले तो कुछ। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए है ज्योतिष? आपकी बात नहीं से सर, मुझे प्रॉब्लम के लिए भी नहीं है। हम्म
बट पता चलता है सर क्या हो चल रहा है, क्या क्या मतलब। अच्छा, एक बिल्कुल बेसिक जितना आपने बोला, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया। हाँ, मैं इसे गलत नहीं कहूंगा, और जो बोला ये गलत भी नहीं है, लेकिन पूरा सही नहीं। ठीक है। जी सर। चलिए, तो आगे हम समझेंगे। दिया, आपकी डेफिनेशन क्या है एस्ट्रोलॉजी? So am I audible? हाँ हाँ, बिल्कुल, बताओ। Um, what I understand is uh, certain vital important decisions of your life can be made with it. मैम, आपकी आवाज फिर चली गई। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। Vital important information of your life can be understood. Important decisions लिया जा सकता है, good and bad both. हम्म So So it if is I have to look about, at it is horoscope, I understanding follow about that. omens. It is us understanding about auspicious times. It is understanding about how the life is going to be, what the life is all about, what is the purpose of life, why have you got this kind of life. तो ये सब चीजें हम एस्ट्रोलॉजी से समझ सकते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी एक आर्ट है कि एक साइंस है? दोनों. Which is I would the say both. which is the most important planet in astrology? I don't know. सॉरी सर। सबसे important planet कौन सा है एस्ट्रोलॉजी में? सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट सन सर। वेरी गुड, गुड आंसर, गुड। चलो, सन से ही आज स्टार्ट करेंगे। यू नो अबाउट व्हाट आई डू, वे डू, बिकॉज यूर आप ओल्ड स्टूडेंट है, तो ये स्लाइड में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वी आर ISO सर्टिफाइड MSME रजिस्टर्ड, दिस इज नोन टू यू। वी आर ऑल्सो, दिस इज माई बैकग्राउंड विद इन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, located out of Delhi, practicing these modalities from last 10 years. I am also part of a research group which works on the facts and interpretations. अब हम लोग इस कोर्स में करने क्या क्या बने, हम लोग इस कोर्स में समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। हम लोग इस कोर्स में समझेंगे 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां क्या हैं, 12 हाउसेज और उसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लगन, लगन लॉर्ड, मून, मून राशि लॉर्ड क्या होता है। हर प्लैनेट के कुछ सिग्निफिकेशंस हैं जिनको कारक तत्व बोलते हैं, जिनको हिंदी में कारक तत्व बोलते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि सूर्य का कारक तत्व क्या है, कि तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, सूर्य किस किस चीजों का सिग्निफिकेटर है, वो किस किस चीज का कारक है, राइट। फिर इनका नेचुरल नेचर क्या होता है, इनका फंक्शनल नेचर क्या होता है, प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, मूल त्रिकोणा, ओन हाउस, इसकी एस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ डलते हैं। फिर प्लैनेट्स और 5 एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, प्लैनेट डिफरेंशिएशन अपनी मूवमेंट के हिसाब से कैसे करते हैं, प्लैनेट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, इस कंबशन और रेट्रोगेशन कॉन्सेप्ट क्या है, प्लैनेट बली, निर्बली, शुभ अशुभ कब होते हैं। इसमें एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी आएगा, वेज टू गिव रेमेडीज बेस्ड ऑन जेमस्टोन, रुद्राक्ष, वैदिक मंत्रास, ये आ जाएगा। देन बेस्ड in next slide we will discuss advanced astrology based on the importance of yoga, gandant, ashtak varga, rashi tulya navvansh, navvansh tulya nashi, 64th navvansh, 22 deshkan, trisamsa, navtara chakra, transit and chalit। केस स्टडी ऑफ प्रैक्टिस करेंगे हम, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कर सके, ये मैंने एक लिखा है, बट 30 हो, 40 हो, 50 हो, वो आप हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कॉन्सेप्ट्स कितने हद तक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। ये कोर्स की ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 3.5 महीने रहने वाली है अप्रोक्सीमेटली ही। इट कैन बी 3 मंथ्स, इट कैन बी मोर देन 3.5 मंथ्स। वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स, मेरे को कॉन्फिडेंस कितना दे रहे हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपका बेस, और हमारी बेसिक क्लासेस जो फाउंडेशनल क्लासेस हैं हमारी, वो करीबन 8 से 10 हमारी जाएंगी। ठीक, तो आप 35 में से मान लीजिए कि 10 से 12 क्लासेस तो आपकी फाउंडेशन बनाने में मेरी जा रही है। तो यस आपको कितनी डेप्थ मिलने वाली है, और फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रांग बन गई, तो फिर आप किसी भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चार्ट आ जाए, आप उसे पकड़ लोगे, आप उसे उसमें मिस नहीं करोगे कोई भी चीज को। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलो, सबसे नेक्स्ट इज एक एस्ट्रोलॉजर की
क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये महर्षि पराशर ने एक श्लोक के फॉर्म में कहा था। उन्होंने कहा कि वो गणितेषु प्रवीणो यह शब्द शास्त्रम कृत श्रम न्याय विधि बुद्धिमान, हाँ, देशादित्योजो जितेंद्रिय उपहो उपहापोहो पुट- पटुहर रसकंधम श्रवणम समता मैत्रेय सत्यांत यति तस्य वाक्यम ना संशय। मतलब उस एस्ट्रोलॉजर के अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, ही शुड बी प्योर इन हिज थॉट। उसमें कभी भी किसी तरीके का बायस नहीं आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके के इंसान के लिए काम कर रहा हो। उसको किसी को भी हीन भावना से नहीं देखना, उसकी थॉट्स भी, थिंकिंग भी और आचरण भी प्योर होना चाहिए। उसका कैरेक्टर भी प्योर होना चाहिए। उसके अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए चीजों को ठीक से समझने की और करने की। उसके अंदर कम्युनिकेशन और गाइडेंस का स्किल होना चाहिए। उसके अंदर एक ब्रिलियंस होनी चाहिए अपने तरीके की, कि वो बियॉन्ड व्हाट इज बीइंग टोल्ड वो देख सके। उसके अंदर एक इनर साइलेंस होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, अवेकनिंग होनी चाहिए, और उसकी एनर्जीज अलाइंड होनी चाहिए जब वो किसी को कंसल्टेशन करने के लिए बैठे। उसकी स्पीच बिल्कुल फियरलेस होनी चाहिए, वो किसी की भी पोजीशन, पावर और स्टेटस की वजह से अपनी बात को फियरलेसली रख सके, ऐसी वाणी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हार्श बोलना है या एरोगेंटली बोलना है या रफली बोलना है। ही हैज टू बी वेरी प्योर एट दैट पॉइंट, शुड बी एबल टू होल्ड हिज ओन इन एनी कंपनी। किसी भी तरीके की कंपनी में बड़े से बड़े ज्ञानी के साथ वो बैठा हो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए चीजों को एड्रेस करने में। उसके अंदर फ्रीडम होनी चाहिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। अब आप लोगों जी सर मैं लिकर नहीं लेती, मैं नॉनवेज नहीं लेती, लेकिन चाय पीना भी एक एडिक्शन है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज एन एडिक्शन। तो किसी भी चीज से जब आप एडिक्टेड हो जाते हो तो वो आपको वीक कर देता है। जैसे किसी को पान खाने की आदत हो, किसी को सिगरेट पीने की आदत हो, किसी को बार बार ओवर ईटिंग की आदत हो, किसी को कॉफी ज्यादा पीने की आदत हो, तो ये सब चीजें एडिक्शन में आ जाती हैं। ठीक है। नॉलेज ऑफ मंत्रा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज लिंक्ड टू स्पिरिचुअल मंत्रास। ये हमारे वाइब्रेशंस के ऊपर काम करने का एक साधन है। ये बताती है कि कौन सा मंत्र चैंट करने से हमें अपने अंदर एक अच्छी वाइब्रेशन का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं या अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं। कैपेसिटी टू काउंटर इवल फोर्सेस, जितनी भी इवल फोर्सेस हैं उनको कैपेसिटी को हम काउंटर कर सकें। कैसे? संयम से। संयम और नियम, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। जो लोग इसको फॉलो कर लेते हैं उनकी लाइफ में वैसे ही प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। संयम और नियम। संयम मतलब पेशेंस, नियम मतलब फॉलोइंग द डिसिप्लिन, फॉलोइंग द प्रोसेस, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द सब्जेक्ट और लाइफ। जब भी हम अपनी लाइफ में रूल्स तोड़ते हैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के अंदर, हमें पनिशमेंट मिलती है। और हमारे पास क्या आता है? यम। यम कौन है? गॉड ऑफ डेथ। गॉड ऑफ डेथ, तो मृत्यु तुल्य कष्ट। ऐसा कष्ट जो आपको मृत्यु समान लगे, वो आपको कब मिलता है? जब आप नियम तोड़ देते हो। एक विवाहित स्त्री और नर के लिए नियम क्या है? कि वो उसके साथ ही संबंध रखे जो उसकी भार्या है, जो उसकी पत्नी है या जो उसका पति है। जब वो इस नियम को तोड़ते हैं तो घर में प्रलय आती है, घर में कष्ट आते हैं, घर में हेल्थ इश्यूज आते हैं। ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया। एक बच्चे का नियम क्या है? पढ़ना। जब वो पढ़ने के नियम को, स्कूल जाने के नियम को तोड़ देता है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो एजुकेशन नहीं कर पाता, वो बदनामी का कारक बनता है अपने पिता के। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। ये स्टडी है, जब हमारा जन्म होता है तो उस समय स्काई के अंदर एक स्टार्स का अपना एक अरेंजमेंट होता है। उस स्काई मैप का एक स्क्रीनशॉट है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। Because we believe as Indians, as Hindus, we believe, or as Vedic people, or as a Veda driven people, we believe in reincarnation। पूर्व जन्म, पूर्ण जन्मा में हम बिलीव करते हैं कि जो भी हमने कर्म किया जब तक वो नलीफाई नहीं होंगे, हमें बार बार जन्म अलग अलग योनियों में अलग अलग तरीके से लेना पड़ेगा। हाँ।
सो आप में से जितने लोग आज ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, चाहे 2 जने ही हैं, वो सब आपका इस समय हाउस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, हाउस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स ऑनलाइन, एंड हाउस ऑफ रिसर्च 8th हाउस, एंड हाउस ऑफ वेदास दैट इज 9th हाउस, ये 4 हाउसेज इस समय एक्टिवेटेड है। दैट इज द रीजन यू आर इन दैट क्लास। जो लोग इस क्लास को अटेंड नहीं कर रहे या किसी वजह से नहीं कर पा रहे, वो आज डेस्टाइंड नहीं है, यूनिवर्सल एनर्जीज उनकी अलाइन नहीं है टू अटेंड दिस क्लास। ठीक है, मेरा 8th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एक्टिवेटेड है इस समय। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 9th हाउस से ज्ञान मिलता है, 9th हाउस से नॉलेज मिलती है, टीचिंग मिलती है, प्रीचिंग मिलती है। एंड माई 9th एंड 8th हाउस बोथ आर एक्टिवेटेड। दैट इज वाई मैंने नई खोज करके नए कोर्सेज लॉन्च करे और मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया। आई कैनॉट टीच एस्ट्रोलॉजी विदाउट परमिशन ऑफ 9th हाउस। ठीक है, ज्ञान के कारक, विजडम के कारक जुपिटर हैं। तो गुरु बृहस्पति, गुरु की हमें आशीर्वाद मिले। गुरु हर फॉर्म में वो सबसे बड़े हैं, हमारे इस लाइफ के सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता हैं। तो हमें उनका आशीर्वाद मिले कि हमारे मेरे से पढ़ाते हुए अपने मुंह से कोई गलत चीज ना निकले, और आपसे सुनते हुए और समझते हुए कोई गलत इंटरप्रिटेशन ना हो, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। याद रखिएगा, आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी, टैरो पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, मैंने इमीडिएटली कहा कि इसको हाथ के हाथ लगा दो, हाथ के हाथ इसको यूज करो। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी में कहूंगा, पढ़ने के बाद भी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा बिफोर यू अनाउंस योर सेल्फ एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी, श्री के एन राव जी कहते हैं कि जो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, जो गुरु हैं आज के कलयुग में, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। जो भारतीय विद्या भवन के स्थापक हैं जिन्होंने 40-45 साल पहले उसकी स्थापना की थी और ऑल ओवर ग्लोब उसको प्रखर किया, वो कहते हैं 3 जन्म में हम एस्ट्रोलॉजी सीख पाते हैं, 3 जन्म में। तो जो भी एस्ट्रोलॉजी आज आप सीख रहे हो, ये आज नहीं सीख रहे, ये पिछले जन्म से आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो, जो आज आगे चल रही है। ठीक है, और आगे कितना और चलेगी, कब तक हम इसमें प्रखर होंगे, वो हमें खुद को नहीं पता। तो ये कार्मिक साइकिल्स को बताता है, हमारे पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के। ये हमारे पर्पस ऑफ बर्थ को बताता है, ये पाथ ऑफ लाइफ में को बताता है, ये उसके अंदर चैलेंजेस, रिवार्ड्स और प्रिकॉशंस को बताता है। ओवरऑल ये लाइफ के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोमिसेस को बताता है। प्रॉमिस अच्छी चीज के भी हो सकते हैं और प्रॉमिस बुरी चीज के भी हो सकते हैं। प्रॉमिस है, मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बर्गर किंग का बर्गर खाना, आपको बर्गर किंग का बर्गर खाना था, तो प्रॉमिस होना चाहिए कि आपको भूख लगी है, आपको भूख लगेगी और आपके पास बर्गर किंग का नंबर होना चाहिए। करेक्ट? जी सर। जी सर। आपका प्रॉमिस यही है कि आपको खाना है और आपको बर्गर खाना है। तो आपके पास क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए? आपके पास बर्गर किंग का नंबर होना चाहिए और आपको भूख लगी होनी चाहिए। बिना भूख लगे तो आप नहीं खा सकते। ये 2 जी सर। इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट हो गए। अब आपने फोन उठाया और आपने बर्गर किंग में फोन कर दिया, बर्गर वहां से चलना शुरू हो गया, यानी कि आपको ये पता चल गया कि ये प्रॉमिस मेरे पास, उन्होंने कहा जी कमिंग इन 30 मिनट्स। तो आपको क्या पता चल गया कि ये जो मेरा प्रॉमिस है कब तक डिलीवर हो रहा है? 30 मिनट में। अब हम्म। जब वहां से वो डिलीवरी वाला लड़का उस बर्गर को उठा के चला आपके पास आने के लिए, उसका हो गया रास्ते में एक्सीडेंट और वो आप तक बर्गर नहीं पहुंच पाया। यानी कि आपको प्रॉमिस तो था, वो चला भी, लेकिन आपको डिलीवर नहीं हुआ। ये डिलीवर ना होने की जो एक्सेप्शनल चेंजेस हैं, ये हम ट्रांजिट में देखते हैं। यानी कि आपने हम्म। चार्ट में शादी लिखी है, मगर आपकी शादी हो नहीं रही। क्यों नहीं जी लिखी सर। हो रही थी? तो वो हम चेक करेंगे बाय दशा सिस्टम एंड बाय ट्रांजिट सिस्टम। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बायलॉज को यूज करेंगे। ठीक है, करेक्ट? जी सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, ये स्टडी ऑफ 12 हाउसेज, 9 प्लैनेट, 27 नक्षत्राज और इनसे बनने वाले कॉम्बिनेशंस का एक एनालिसिस है, जिसमें हम लगन चार्ट, जो कि हमारा मेन D1 चार्ट जिसे आप बोलते हो, या असेंडेंट चार्ट जिसे आप बोलते हो। तो देर आर वेरियस टर्म्स। कई बार आप बोलोगे सर मैं D1 चार्ट में क्या लिखा है, या मैं बोलूंगा नेटल चार्ट में क्या। नेटल मतलब आपका मेन हॉरोस्कोप, जो आपका मेन, जिसे आप जन्म पत्री के नाम से जानते हो। इस जन्म पत्री के हर हाउस का
आगे एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिविजन्स बने हुए हैं जिनको हम बोलते हैं डिविजनल चार्ट्स। इस डिविजनल चार्ट्स में भी 6 ऐसे डिविजनल चार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको बोला जाता है षडवर्ग। षडवर्ग यानी कि 6 डिविजनल चार्ट्स जो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पास्ट को दिखाते हैं। आपकी लाइफ में आपके स्पाउस की कीमत सबसे ज्यादा है, आपकी नौकरी की कीमत सबसे ज्यादा है, आपके बच्चों की कीमत सबसे ज्यादा है, आपको आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है तो उसकी कीमत सबसे ज्यादा है, आपको आपके पेरेंट्स के बारे में जानना है उसकी कीमत सबसे ज्यादा है, आपको अपनी वेल्थ के बारे में जानना है उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। तो ये चार्ट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम नक्षत्रास के डिविजन्स कैसे होते हैं, नक्षत्रास कैसे बढ़ते हैं, इन 27 नक्षत्रास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्यों ये डिस्ट्रीब्यूशन है और वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर लाइफ को, वो भी हम समझेंगे बाय फ्रॉम अ प्रेडिक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओ ठीक है, यह प्रेडिक्टिव का कोर्स है तो हम प्रेडिक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को करेंगे। जी लग्ना चार्ट इज द मेन चार्ट दिया। लग्ना चार्ट इज द मेन चार्ट, तो लग्ना चार्ट, D1 नेटल चार्ट एक ही बात है, असेंडेंट चार्ट एक ही बात है। ठीक है, तो हमारा मेन चार्ट सबसे बड़ा प्रॉमिस हमें वहीं से नजर आता है। सबसे पहले हम लगन चार्ट ही देखेंगे। लगन चार्ट इज द मेन चार्ट। अब हमें किसी भी चार्ट को ड्रॉ करने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। इंसान का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइम ऑफ बर्थ और उसका प्लेस ऑफ बर्थ, ये करेक्ट होना चाहिए। उसका नाम, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 इंफॉर्मेशंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई आदमी आपको, व्यक्ति आपको ये कह रहा है जी, आपको कह रहा है जी सर मेरा चार्ट देख लो, अच्छा सर आप कितने, जी मैं ना 6:30, 6 और 6:30 के बीच में हुआ था, ये बहुत बड़ा पीरियड है। कोई अगर आपको ये भी बोल देना कि मैं जी 6:25, 6:30 के आसपास हुआ हूँ, तब भी ये करेक्ट पीरियड नहीं है, इसमें हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। हाँ, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक अलग सब्जेक्ट है अपने आप के अंदर। जब किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होता और वो कहता है जी क्या मेरा चार्ट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है सर। हमें 25 से 30 उसकी लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को पेन डाउन करना पड़ता है, उनके ईयर्स और उनकी हैपनिंग्स। मान लो जी आपने 12th पास करी थी जी, मैंने 1972 के 1993 में मैंने 12th पास करी, तो हम एक इवेंट लिख लिया, मेरा पहला बेबी इस टाइम पे हुआ, मैं 12th पास करने के बाद मेरा बड़ा गंदा एक एक्सीडेंट हो गया था, मेरे फादर को फाइनेंशियल लॉस हुआ था इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, मेरी मदर को ये चीज हुई थी, सर्जरी हुई थी इस टाइम के ऊपर। तो ये क्या हो गए, ये इवेंट्स ऑफ लाइफ हो गए एक इंसान के। उन इवेंट्स के हिसाब से हम बैक एंड कैलकुलेशन करते हैं कि जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, इसके इसके लाइफ में ये चीजें इस पर्टिकुलर दशा के अंदर घटनी चाहिए। वो घटाए, वो जब मैक्सिमम इवेंट्स की जो दशाएं हैं वो टू द ट्यून ऑफ 70-80% मैच कर जाती हैं, तो हम नियरेस्ट टाइम ऑफ बर्थ पे पहुंच जाते हैं, जिसमें वेरिएशन फैक्टर 10% का हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली पेन डाउन करने के लिए थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए बहुत टीडियस टास्क है। सो ट्राई नॉट टू क्लेम कि सर मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर देंगे हम। You need lot of practice before you go into that technique of birth time rectification। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक का नाम हिंदी में बोला गया ज्योतिष, यानी कि इट इज अ डिवाइन लाइट ऑफ गॉड। इट्स ए डिवाइन लाइट ऑफ गॉड, राइट। ये महर्षि पराशर इज द सोर्स ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज गिवन टू मैनकाइंड। तो महर्षि पराशर थे जिन्होंने इसे ह्यूमंस को दिया था, लेकिन महर्षि पराशर तक कैसे पहुंची, तो इसको वेदों के रचयिता, चारों वेद जो हैं वो ब्रह्मा जी के दिए हुए हैं, जो उनके चारों हाथ को या 4 मुखों को दिखाते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, वो चारों मुख 4 वेदों को दिखाते हैं। उस वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी ने श्रुति और स्मृति यानी कि लिसनिंग एंड रिमेम्बरिंग, मुंह से कहना, वाक शक्ति और सुनने की शक्ति से नारद मुनि को बताया। नारद मुनि ने उसे कंठस्थ किया और नारद मुनि ने अपने मानस पुत्र पराशर, महर्षि पराशर को आगे ज्ञान दिया। महर्षि पराशर ने मैत्री ऋषि को दिया। मैत्री ऋषि के एक स्टूडेंट हुए थे जैमिनी, ऋषि जैमिनी, जिन्होंने जैमिनी एस्ट्रोलॉजी को डेवलप किया महर्षि पराशर के पैरेलल।
ठीक है, दोनों बहुत बड़े प्रखांड एस्ट्रोलॉजी के पंडित थे। तो उन्होंने पराशर एस्ट्रोलॉजी में से ही फर्दर आगे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी को डेवलप किया, जो एक अलग तरीके का एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेटाइज है, राइट। उसके बाद इसको डॉक्यूमेंट किया गया। जब डॉक्यूमेंट किया गया तो सारे सूत्र एक बार में नहीं कंठस्थ हो सकते थे, तो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से, अगर आप भरित पराशर होरा शास्त्र देखोगे, आज की डेट में 8 से 9 या 20 लोगों ने अपने अपना इंटरप्रिटेशन भरित पराशर होरा शास्त्र का लिखा है, और अपने उनके श्लोक भी वेरिएट करते हैं। तो दैट मीन्स ये इतना गहरा है कि एक ही श्लोक से 25 तरीके के मीनिंग निकाले जा सकते हैं। वन सिंगल श्लोक ऑफ संस्कृत has different meaning and different interpretation. Even a word in the श्लोक can be exploited like a chapter. एक अपना कंप्लीट चैप्टर बन सकता है उस श्लोक के ऊपर, इतने गहरे हैं वो श्लोक। या इतना गहरा है क्योंकि उनको हम वर्चुअल वैल्यू पे नहीं ले रहे, उनको हम लिबरल वैल्यू पे ले रहे हैं। उसके अंदर जो वर्चुअल वैल्यू है, हम उस पे नहीं उसे ले रहे, हम उसे लिबरल वैल्यू पे ले रहे। ठीक है, ये फलदीपिका, पराशरी, केपी, नाड़ी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, all are part of Vedic astrology. All are part of Vedic, all are part of Vedic astrology. ठीक है, क्लियर यहां तक? किसी का कोई सवाल? नहीं सर। दिया क्लियर? Yes, sir. ओके। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग पार्ट्स हैं। इसमें इसमें सिद्धांत एक सिस्टम है, एक ब्रांच है जो एस्ट्रोनॉमी से डील करती है और उसके एस्ट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन से डील करती है। इसमें एक संहिता है, that branch handles mundane astrology dealing with prediction of events. ये आपकी कंट्री लेवल पे जो प्रिडिक्शन होती है कि आज स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, यूक्रेन और इजराइल का वार है, इतनी देर तक चलेगा, इस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर कंट्री लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो प्रिडिक्शंस होती हैं, वो ये ब्रांच है। एक होरा प्रिडिक्शन है, ये प्रिडिक्टिव ब्रांच है। इसके भी आगे 4 ब्रांचेस बनाए हुए हैं। इसमें जातक शास्त्र है, ऑल्सो कॉल्ड होरा शास्त्र, विच डील्स विद प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। ये हमारा मेन है जातक शास्त्र, यहाँ इंडिविजुअल हॉरोस्कोपी आती है, जहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को एनालाइज करते हैं। फिर मुहूर्त है, आप कहते हो ये अच्छा मुहूर्त निकाल के दिखाइए पंडित जी, जिसमें पंचांग का इस्तेमाल होता है, वो अलग ब्रांच है। फिर एक श्वर शास्त्र है जो हमारी इदा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बेसिस के ऊपर बेस करा जाता है कि आप जब क्वेश्चन पूछने आए एस्ट्रोलॉजर के पास, आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेटेड थी, आप किस डायरेक्शन से आए, आपने कौन से कपड़े पहने थे, आप कैसे बैठे, और या आपने जिस समय पूछा उस समय क्या हो रहा था, और आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेटेड थी, या एस्ट्रोलॉजर की कौन सी नाड़ी एक्टिवेटेड थी। तो उसके बेसिस पे इसका सवाल होता है। फिर होता है प्रश्न शास्त्र, इसको होरारी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ये सब ब्रांच है होरार शास्त्र की। ये प्रश्न बेस्ड है, ये क्वेश्चन और क्वेरी बेस्ड है। इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। प्रश्न का जन्म जिस समय जिस दिन हुआ, उस दिन का हम चार्ट बनाते हैं। आपने मुझसे आके पूछा निकेश सर मेरे 5 लाख रुपए कब तक मिलेंगे, ये आपका प्रश्न है। तो आपने प्रश्न मुझसे पूछा आज के समय पे, आज की डेट में, मैं उसको टाइम को नोट करूंगा, उसका चार्ट बनाऊंगा, और उसके बेसिस पे आपको इसका। फिर है हमारा अंक ज्योतिष या कबाला, जिसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजी, जो हमने ऑलरेडी वैदिक न्यूमरोलॉजी में कवर किया। उसके बाद है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ये ब्रांच वर्क करती है एंशियंट ट्रीट्स के साथ और टेक्स्ट के साथ, दैट इज इन डिटेल्ड प्रिडिक्शन ऑफ इंडिविजुअल। ये एक अलग सिस्टम है। ताजिक एस्ट्रोलॉजी है, ये बेसिकली अरब से आई थी। ये सोलर रिटर्न के ऊपर, सोलर प्रोग्रेस के ऊपर काम करती है। ये वर्षफल के ऊपर काम करती है कि आपका एनुअल होरोस्कोपी बोलते हैं इसको, कि इस साल का वर्षफल कैसा है। ये वर्षफल का एक अलग चार्ट बनता है, अलग टेक्निक होती है इसकी। ठीक है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर के अंदर ये बने हुए आते हैं, तो आपको अलग से बनाने नहीं पड़ेंगे, वो बने हुए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैमिनी सूत्रास ये अपने आप में एक नॉन कन्वेंशनल ब्रांच ऑफ होरा शास्त्र है, जिसके अंदर आचार्य जैमिनी ने काम किया हुआ है। ही यूज डिफरेंट बट इक्वली एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स। उनका भी अपना एक मेथड था, उनका भी अपना एक तरीका था। उन्होंने राशियों को प्रधान मांगा, उन्होंने डिग्री ऑफ प्लैनेट्स को बहुत अहमियत दी, उन्होंने एस्पेक्ट्स राशियों के लिए, ना कि प्लैनेट्स के लिए। वहां पे हम वैदिक के अंदर एस्पेक्ट्स प्लैनेट के लेते हैं, यहाँ पे एस्पेक्ट्स कि कौन सी राशि को देख रही है। उसमें दशा, हम विंशोत्तरी दशा यूज करते हैं, वो चर और योगिनी दशा यूज करते हैं। ठीक है, स्त्री जातक ब्रांच डील्स विद एक्सक्लूसिवली विद एस्ट्रोलॉजी और फीमेल नेटिव्स। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे।
हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये तो आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है कि एक्चुअल में इंडियन एस्ट्रोलॉजी का जन्म कब हुआ, हाँ रियल सेंस के अंदर। एज एनी अदर नॉलेज इज इम्पॉसिबल विदाउट नॉलेज ऑफ टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। दो चीजें इसमें काम करती हैं एस्ट्रोलॉजी में, एक स्पेस और दूसरा टाइम, दैट इज काल। यानी कि किस स्पेस ऑफ टाइम के अंदर उस समय वो काल समय क्या था। देश काल पात्र, तीन वर्ड लिख लीजिए, देश काल पात्र। यानी कि आदमी किस एरिया से आ रहा है, किस समय में आ रहा है, और पात्र मतलब वो खुद, उसका खुद का स्टेटस क्या है। हम देश काल पात्र के हिसाब से ही लोगों को एनालाइज करेंगे। मान लीजिए हम किसी को कहते हैं जी अल्कोहल पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक आदमी आया आपके पास, वो कहता है जी मैं सिपाही हूँ और मैं लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर -15 डिग्री के अंदर मुझे ड्यूटी देनी होती है 6 महीने के लिए। तो क्या हम उसे, उसके लिए वो जो लिकर है, वो अल्कोहल है, वो दवाई है, तो हम उसे वो मना नहीं कर सकते। राइट, तो इसे बोलते हैं देश काल पात्र के हिसाब से गाइडेंस देना। ऐसे ही हम जानते हैं हमारे 7 चक्रास है, हमारी कुंडलिनी एनर्जी है, ये भी हमारे योग, ये भी हमारे स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज के साथ जुड़ी हुई हैं। इनका भी लिंकेज हमारे प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ है, और ये प्लैनेट्स और जो चक्रास हैं ये सारे हमारे पंच महाभूतों के साथ जुड़े हुए हैं, 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अभी जी मैं सर। बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, लिख, चलो, दिया इज लाइव नाउ, शी इज अवेलेबल। वेल, तो दैट इज देयर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्क जो पुरानी काल में हुआ। एक टाइम पे होता था ऋक ज्योतिष, जिसमें युगास, अयनास, अयनास मींस डेकेड्स या आयन्स जो होते थे कि ये आयन निकल गया, सीजन्स, मंथ्स, उसके बारे में डिटेलिंग है। डिटेल्स ऑफ मुहूर्तास वर आल्सो गिवन, बट देयर वर नो डिटेल्ड ट्रीटमेंट ऑफ साइंस एंड प्लैनेट्स। इट्स, ये ऋक ज्योतिष था। फिर यजु और अथर्व ज्योतिष था, जहां पे डिटेल सिमिलर टू ऋक ज्योतिष दिया गया, और अथर्व वेद को करा करा, जहाँ पे जन्म, संपत, विपत, नक्षत्रास को डिफाइन किया गया, नक्षत्रास की और डिटेलिंग करी गई। और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी की गई। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कंट्री और ग्लोब्स के बारे में है, उसके बारे में बात हुई। उसके बाद है सूर्य प्रज्ञापति, ये जो बेसिकली सन के ऊपर, सन एंड इट्स फैमिली एंड इट्स मोशन, या इसके आयान, इसके ऑर्बिटेशन के ऊपर, इसके रेवोल्यूशन के ऊपर, इसके रोटेशन के ऊपर बेस्ड है ये मुहूर्त में। फिर चंद्र प्रजापति, जो मून के, सन कंटेन्स सन और मून के कॉम्बिनेशन से बनने वाले वेरियस योगास के ऊपर, उनसे बनने वाले कैलकुलेशंस पे और उनके डिस्टेंस के बेसिस के ऊपर पर काम किया गया। ये एक प्रॉपर मैथमेटिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग थिंग था। द बुक डिस्कस अबाउट 25 टाइप्स ऑफ शैडोज ऑफ मून विच आर जनरेटेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट इज एट डिस्टेंस फ्रॉम अ सन, और उसके बेस के ऊपर प्रिडिक्टिव डिटेलिंग करी गई। ठीक है, तो हमारे पास ऋग ज्योतिष आया, यजु आया, अथर्व ज्योतिष आया, सूर्य प्रज्ञापति आया, चंद्र प्रज्ञापति आया। अब हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी की महत्वता और आज की महत्वता से उसको लिंक कर रहा हूं यहाँ पे इस स्लाइड में। एस्ट्रोलॉजी इन महाभारत टाइम्स, चैप्टर अनुशासन पर्वा में, चैप्टर 64 में लिस्ट ऑफ नक्षत्र दी गई और उनके रिजल्ट दिए गए। जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ, इट सेज दैट, एक श्लोक लिखा गया, उस श्लोक के अंदर क्या, वॉज बॉर्न, युधिष्ठिर का जन्म कब हुआ, मंडे के दिन जन्म हुआ। कब, उस समय चंद्रमा क्या कर रहा था, चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में, यानी मरकरी के नक्षत्र में, जब मैं आगे नक्षत्र पढ़ाऊंगा तो आपको नक्षत्र याद हो जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र मरकरी का नक्षत्र है, जिसमें वो ट्रांजिट कर रहा था, यानी कि जा रहा था, गोचर कर रहा था। इट वॉज मूविंग थ्रू मरकरीज नक्षत्र। He was born in 8th मुहूर्ता ऑफ द डे, दैट इज अभिजीत मुहूर्ता। अभिजीत मुहूर्त में हुआ, इसीलिए युधिष्ठिर सबसे नॉलेजेबल पांडव में से एक था। ही वॉज अ डिसाइबल ऑफ ट्रुथ, ही वॉज अ, कहते थे अगर युधिष्ठिर कह दे तो वो सत्य है, वो सत्य का प्रतीक था। राइट, ही वॉज द ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट पांडव एट दैट टाइम। उस टाइम के ऊपर मार्स और सैटर्न को सबसे मेलेफिक प्लेनेट गिना जाता था, और मार्स वाज कंसिडर्ड एज अ प्लेनेट ऑफ वॉर्स। तो इन उद्योग पर्वा चैप्टर 143 में लिखा कि जब कर्ण लॉर्ड कृष्णा के पास जाता है और कर्ण कहता है कि इस समय शनि जो है, उस समय सारे जितने भी राजा थे उनके अंदर, उनको खुद को भी काफी अच्छी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज थी, और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स उन्होंने अपने पास एज एडवाइजर रखे हुए थे। तो कर्ण खुद भी ज्ञाता था बहुत सारी चीजों को, और श्री कृष्ण
सबसे बड़े ज्ञाता थे एस्ट्रोलॉजी के और वास्तु के, ये ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इनकार्नेशन। तो सैटर्न जब ट्रांजिट कर रहा था रोहिणी नक्षत्र से, और मार्स रेट्रोग्रेड था, यानी कि मार्स उल्टी चक्र कर रहा था, वक्रीय था, उल्टी चाल चल रहा था, सीधा जाने के बजाय बैकवर्ड मूवमेंट उसकी हमें फील हो रही थी। ही वॉज एंटरिंग अनुराधा फ्रॉम ज्येष्ठा, ज्येष्ठा से पीछे अनुराधा आता है, तो अनुराधा नक्षत्र में वो एंटर कर रहा था। महापता, महापता मीन्स मेजर डिस्ट्रक्शन इज एफ्लिक्टिंग चित्रा, चित्रा नक्षत्र में भी मेजर डिस्ट्रक्शन हो रही थी। राहु इज अबाउट टू एफ्लिक्ट सन, और राहु भी सूर्य को टच करने वाला था, यानी कि ग्रहण लगाने वाला था। उस टाइम के ऊपर करण ने कहा कि कोई बहुत बड़ा बुरा इवेंट होने वाला है, और इसी के कारण महाभारत घटी, इस कॉम्बिनेशन के कारण महाभारत घटी। ये एस्ट्रोलॉजी का टाइम महाभारत के टाइम का, राइट। अब इसी कॉम्बिनेशन को, सैटर्न वाले कॉम्बिनेशन को अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर और इंडो पाक वॉर इन 1971। सेम चीज घटी, सैटर्न वॉज ट्रांजिटिंग इन रोहिणी। जब भी शनि महाराज रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं तो कोई इवल इवेंट घटता है, ठीक है, कोई इवल इवेंट ग्लोबल लेवल पे घटता है, ठीक है। हमारे पास रूल निकल के आया, महाभारत में देखा हुआ वो रूल आज के मॉडर्न टाइम के एग्जांपल्स में एग्जैक्टली वैलिडेट हो रहा है, ठीक है। रोहिणी किसका नक्षत्र है? चंद्र का नक्षत्र है, और हम ये सब जानते हैं शनि महाराज चंद्रमा को एफ्लिक्ट करते हैं, परेशान करते हैं, उसके कारण मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, डिस्टर्बेंस बढ़ती है, ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं, करेक्ट। ये हमने न्यूमरोलॉजिकली भी पढ़ा है, अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो, क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट हैं और आपने वो साइंस पढ़ी है, तो मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल आपको उस एरिया ऑफ लाइफ का भी दे रहा हूं। सो एट टाइम ऑफ महाभारत इट वाज 13 डेज, महाभारत 13 दिन चली ही, 13 डेज, 13 पक्षास, लूनर फोर्टनाइट्स, एंड देयर वर 2 एक्लिप्स। उस पर्टिकुलर टाइम में एक ही महीने में 2 बार एक्लिप्स हुआ, 2 बार एक्लिप्स, विच वाज अनदर ओमेन, अनदर बैड इंसिडेंट टेलिंग दैट कि मेजर डिजास्टर होने वाला है, ये एक डिवास्टेटिंग वार, एक पूरी ह्यूमन रेन खत्म हो जाएगी और एक नई ह्यूमन रेन शुरू होगी, एक नई पद्धति शुरू होगी। सो इट वाज द एंड ऑफ त्रेता युग, and then Kalyug started. After the death of, after the Krishna left from this world, and Pandavas also left for the heaven. ठीक है। Thus during Mahabharat period, astrology was in their very developed state. ये सबसे कलयुग में तो डिटीरिएशन हो रहा है, जहाँ पे आपको कहा जाता है कि 3 महीने आप 599 रुपए में हम आपको एस्ट्रोलॉजर बना देंगे, और एक पोर्टल पे जाके वो काम भी करते हैं और प्रेडिक्शन भी देना शुरू कर देते हैं, और वहां जो क्वेश्चन आते हैं वो आप और हम जानते ही हैं। सो इससे ज्यादा डिटीरिएशन क्या हो सकती है कि 599 1599 रुपए के अंदर, मैं आज भी ये कहता हूँ कि जो मेरा कोर्स है, इसके बाद भी मैंने आपको क्या बोला, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ही। दैट मीन्स मैं आप, व्हाट इज दिस कोर्स फॉर? इट इज अ टॉर्च लाइट टू यू, इट्स अ पाथ ओपनर फॉर यू, इट विल टेल यू एन अप्रोच टू प्रेडिक्शन। जितना आप इस पे और मेहनत करेंगे, और बुक्स पढ़ेंगे, और चीजों को रिसर्च करेंगे, आपका दिमाग और खुलता चला जाएगा। बट इस कोर्स को करने के बाद आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस ठीक से कर पाएंगे, और अगर आप किसी को कुछ बोलेंगे तो वो वैलिडेट होगा। हाँ, योर प्रेडिक्शन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। आपको व्हाई का आंसर मिल जाएगा इस कोर्स से, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये पर्टिकुलर टाइम मेरे लिए इतना टफ क्यों है, या किसी के लिए इतना टफ क्यों है, और इसको मैं हैंडल कैसे करूं, ठीक है। 80% ऑफ टाइम आदमी को ये नहीं पता होता कि मेरा टफ टाइम आएगा कब आएगा, तो और मैं हैंडल कैसे करूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उनका बिहेवियर क्या था, और प्लैनेट्स के पीछे का माइथोलॉजिकल कनेक्शन क्या है। इस सृष्टि को भगवान श्री विष्णु जी ने बनाया है, किसकी इच्छा पे बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया, क्रिएट किया, किसकी इच्छा पे किया? विष्णु जी की इच्छा पे किया, और विष्णु जी ने इसको संरक्षण दिया, इसको प्रिजर्व किया, और कंट्रोल किसे किया? हम शिव जी को, लॉर्ड शिवा को बोल देते हैं कि वो डिस्ट्रक्टर है, ही इज नॉट ए डिस्ट्रक्टर, ही इज ए कंट्रोलर। इसलिए शनि के लॉर्ड है वो,
प्लैनेट सैटर्न के वो लॉर्ड है, प्लैनेट सैटर्न के वो लॉर्ड है, ठीक है। और विष्णु जी किसके लॉर्ड है? मरकरी और जुपिटर के। लेकिन सारे जितने भी इनकारनेशन, जितने भी अवतार हुए आज तक, हम अवतारों की अलग अलग माइथोलॉजिकल सीरीज भी बनते हैं। राम का सीरीज, राम जी पे सीरीज बना, कृष्ण जी पे बना, अलग अलग, वामन अवतार बलराम पे बना, नरसिंह अवतार पे बना, अलग अलग बना। इनका मीनिंग क्या था? वाई आई एम डिस्कसिंग दिस अवतारास विद यू इन द वेरी फर्स्ट डे? बिकॉज दीज आर द क्रक्स, दीज आर द सोल ऑफ प्लैनेट्स। अगर आपने इनके इनकारनेशन को समझ लिया तो आप प्लैनेट समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला इनकारनेशन क्या हुआ? मत्स्य फॉर्म में हुआ, मछली के फॉर्म में हुआ। हाँ, और मछली को हम रिलेट करते हैं प्लैनेट केतु से, ठीक है। केतु के फॉर्म में हुआ, मत्स्य के फॉर्म में। यानी कि जो धरती थी वो प्रलय आने वाली थी, तो एक मछली के फॉर्म में विष्णु जी ने उस समय राजा को इन्फॉर्म किया। सारी प्रजा और सारे ऋषियों को एक नाव के अंदर डाला गया, और उस नाव को वो ड्रैग करके सी के अंदर ले गए, ताकि प्रलय उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। और कई सालों तक, कई समय तक वो धरती जो है वो समुद्र के तल में रही। उसके बाद क्या अवतार हुआ? शनि महाराज का कोरमा, कोरमा अवतार। कोरमा अवतार जो है ये समुद्र मंथन के समय हुआ। यानी कि विष्णु जी ने एक टॉर्टोइस का फॉर्म लिया और अपने बैक के ऊपर मंदिरा पर्वत को रख के शिव जी के नाग द्वारा, शिव जी के नाग, शेष नाग द्वारा उसको रोप बना के और उसको मधा, चर्निंग करी। अब उस चर्निंग में से हलाल निकला, यानी पॉइजन निकला। हाँ, नंदी नंदी बैल निकले, लक्ष्मी माँ निकली, सरस्वती माँ निकली, अलग अलग डेटीज निकले, करेक्ट। और लास्ट में अमृत निकला। उस अमृत पान की लड़ाई के, यानी कि मैसेज क्या आया मत्स्य के अंदर हमें, कि डेप्थ में जाके, जब तक हम किसी चीज की डेप्थ में नहीं जाएंगे हमें फैक्ट्स नहीं पता चलते। रिसर्च, फैक्ट्स, डेप्थ, अंडरस्टैंडिंग, इंक्लिनेशन, अवेकनिंग डीप इनसाइड अस इस केतु, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हमें सैटर्न के बारे में क्या पता चला? कि जिंदगी में कर्म रूपी बोझ जब तक हम नहीं उठाएंगे तो अमृत रूपी रस हमें जीवन में नहीं मिलेगा। तो सैटर्न गिव्स अस ए दैट मैसेज। उस अवतार ने में क्या मैसेज दिया? कि लाइफ में आपको पॉइजन भी मिलेगा, अमृत भी मिलेगा, और आशीर्वाद देने वाले डेटी में मिलेंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा, ठीक है। नेक्स्ट कौन आए? वराह अवतार। उन्होंने, वो एक जंगली सुअर के फॉर्म में थे, जिन्होंने अपने ट्रंक से, अपने टीथ से, जो कि बाहर प्रोट्रूडेड थे, धरती को उठा के वहां प्लेस किया जहां उसे प्लेस होना चाहिए था। दैट मीन्स राहु इज एन एक्सप्लोरर। ही एक्सप्लोर्ड द राइट प्लेस फॉर द थिंग्स टू बी देयर। इट इज अ प्लानिंग, इट्स अ प्लैनेट ऑफ प्लानिंग, इट्स अ प्लैनेट ऑफ डीप कनेक्शन टू द अननोन एरियाज। सो अर्थ को अननोन जोन से लाकर नोन जोन में प्लेस करना प्लानिंग द्वारा। यही राहु अगर अट्रैक्शन कर दे, रॉन्ग अट्रैक्शन ले आए, हम अपने ओवर एम्बिशियस हो जाएं, ओवर ग्रीड ले आए, लालच ले आए, तो यही राहु हमें भूकंप जैसी या अर्थक्वेक जैसी प्रॉब्लम्स भी दे देता है, ठीक है। तो हमारे दिमाग के अंदर से उठने वाली जो लालच की तरंग है या रॉन्ग थॉट है, वो कौन दे रहा है मुझे? राहु महाराज, जब वो खराब है। और जब मुझे प्लानिंग कर पाता हूं मैं बहुत अच्छी। हमने क्या किया? हमने अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या किया? प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइज किया। ये हमारा और आपका बैलेंस राहु ही है आज टुडे। मान लो कोई बंदा आने वाला होता है, ईगोइस्टिक होता है, वो कहता नहीं मैं तो नहीं करता, मैंने तो कोर्स की फी दी है, अगर आप मेरे टाइम पे नहीं कर सकते मेरे पैसे वापस कर दो, करेक्ट। तो पूरे क्लास की सेंटिटी और एसेंस बिगड़ जाता। ऐसे ही नरसिम्ह अवतार। नरसिम्ह अवतार कौन है? हाफ मैन एंड हाफ लायन। दैट मीन्स अ पर्सन हु हैज अ करेज ऑफ लायन एंड अ विजडम ऑफ मैन, हु इज ए रेगुलेटेड एंगर, जो जस्टफुल फाइट कर रहा है। किसके खिलाफ कर रहा है? इनजस्टिस के खिलाफ। अपनी ही जंगा पे रख के उसके शरीर को फाड़ दिया। दैट मीन्स every man has a power of lion, but has to have wisdom in his mind like a son to handle it. अगर आप अपने एंगर को, अपनी विजडम को रेगुलेट नहीं करोगे
अपने एंगर को रेगुलेट नहीं करोगे, तो ये आपको प्योरली एनिमल बना सकता है। और ये है मंगल। मंगल में क्या है, अगर वो बैलेंस्ड है तो कॉम्पिटिटर है, फाइटिंग एबिलिटी है, एम्बिशियस एम्बिशन अचीवर है, गो गेटर है। करेक्ट। जी सर। उसके बाद अवतार हुआ वामन का। वामन, वामन अवतार यानी ये एक बोने के फॉर्म में हुआ, एक पिगी के फॉर्म में हुआ, लेकिन इसने वर्ल्ड को मैसेज कैसे दिया, अपने ज्ञान के थ्रू। इन्होंने राजा बलि को क्या क्या बोला, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन दे दो। और उन्होंने कहा बस 3 पग, अरे आप पूरा जहान मांगो, पूरा सब कुछ मेरे पास है। कहते आप 3 पग दे दो। एक पग में स्वर्ग नाप दिया, एक नाम में धरती। तो कहते आखिरी पग कहाँ रखूं, तो उसने अपना सर रख दिया, जिसके ऊपर उन्होंने पांव रखा, और वो धरती के धरातल के अंदर चले गए। दैट मीन्स बाय द यूज ऑफ योर नॉलेज विदाउट इवन यूजिंग अ पावर, यू कैन स्टिल विन ओवर द कंपटीशन एंड एनी काइंड ऑफ चैलेंज। सो नॉलेज, ज्ञान प्रधान है। उन्होंने यहाँ ये हमें मैसेज दिया, नॉलेज और विजडम को यूज करके लॉज स्ट्रेटेजी बनाकर हम काम कर सकते हैं। जुपिटर का मेन रोल यही है। ठीक है। उसके बाद अवतार हुआ किनका, परशुराम का, जो कि किसके फॉर्म में थे, परशुराम थे एक ऑर्गेनाइजर के फॉर्म में, एक ऋषि थे। जब उन्होंने देखा कि सारे क्षत्रिय घमंडी हो गए हैं और वो अननेसेसरली का अत्याचार कर रहे हैं और अपने किसी और को कुछ नहीं समझ रहे, तो ऐसे केस के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे क्षत्रियों को एक ही बार में ध्वस्त करके हरा दिया और वापस सारे सृष्टि को ऑर्गेनाइज किया। सो बेस्ट पोटेंशियल निकालने का काम किसका है, शुक्र का। द बेस्ट पोटेंशियल इन द पर्सन, वैल्यू एडिशन, ब्यूटिफिकेशन, अप रेजिंग द स्केल। यानी क्षत्रियों को क्या बताया, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, कंट्रोल योर अनवांटेड विशेस, अनडिजायर्ड विशेस को कंट्रोल करने का सबक मिला हमें ऋषि परशुराम जी से। ठीक है। वे एक ऐसे ऋषि थे जो शस्त्र भी रखते थे और कमंडल भी रखते थे, श्राप भी देते थे और वॉर भी करते थे। तो दैट मीन्स वीनस के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी, संजीवनी विद्या, यानी मृत्यु को जीवित करने की ताकत। और एक नारी जब अपने हस्बैंड के लिए व्रत करती है तो वो क्या कहती है, कि अरे मेरे हस्बैंड के सारे कष्ट दूर हो जाएं। वो भी तो अपने हस्बैंड के मृत कर कष्ट, ऐसे कष्ट जो उसको ऑलमोस्ट नेगली ब्लॉक कर देते हैं उसकी प्रोग्रेस को, उसके लिए रास्ता खोलती है। करेक्ट। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम का समय आया और उन्होंने क्या बनाया कि मर्यादा में रहकर हम जीवन में कर सकते हैं। और मर्यादा के लिए उन्होंने अपनी भार्या को भी अग्नि में झोंक दिया, हाँ, कि आप टेस्ट दो कि यू आर प्योर। लेकिन उन्होंने मर्यादा नहीं छोड़ी, उसने सोसाइटी के नॉर्म्स को सेट किया। He fought the war for righteous. He made the opponent Vibhishan his own. He gave support to the Sugriv against Bali with diplomatic strategy. और उन्होंने हनुमान जैसे ज्ञानी पर्सन को अपने डिसाइपल बनाया, उनको अपने चरणों में जगह दी। बट उन्होंने मर्यादा नहीं छोड़ी। उन्होंने, शूर्पणखा आई थी कि मुझे ले चलो, मुझे अपना लो, मेरे हस्बैंड बन जाओ। वो जो लक्ष्मण का नाक काटना है मीन्स क्या है, उसने ये कहा कि डोंट इवन ट्राई टू क्रॉस योर लाइंस, आज के संदर्भ में। और जब भी कोई नारी या नर अपनी लाइन क्रॉस करता है तो उसकी नाक कट जाती है, उसका नाम खराब हो जाता है, वो बदनाम हो जाता है। नेक्स्ट अवतार हुआ श्री कृष्ण का। इन्होंने जीवन में गीता का पाठ दिया। कहाँ दिया, युद्ध क्षेत्र में। सोचो, ज्ञान दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में। ये युद्ध क्या है, ये युद्ध वैल्यूज का युद्ध था। और यहाँ पे उन्होंने बताया, आई एम द गिवर एंड आई एम द टेकर। हर कर्म को प्रेरणा देने वाला भी मैं हूं और हर कर्म को खत्म करने वाला भी मैं हूं। तो हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, हम तो एक सिंबल हैं, कठपुतली है उसके हाथ की। तो यहाँ उन्होंने इस चीज को किया। और कृष्ण किसको शो करते हैं, मून को। एंड मून इज अवेकन्ड माइंड, इज एन अवेकन माइंड। इन्होंने लॉजिक और रीजनिंग दिया, इन्होंने इमोशनल कनेक्टिविटी दी, लेकिन इमोशंस का बंदी नहीं बनने दिया। An elevated moon is an elevated mind which knows how to handle diplomatically situations.
माइंडफुलनेस के साथ कैसे काम करना। इन्होंने मदर को भी बताया। और हमारे लिए हमारी कंट्री क्या है, एक मदर है। हमारा मदरलैंड क्या है, हमारी कंट्री है। हमारे लिए मदर हमारी घर में माता है। कोई भी ओल्ड एज की विमेन हमारे लिए माता है। तो इन्होंने वो सिस्टम सेट किया। और उसके बाद अवतार हुआ बुद्धा, जिन्होंने कहा कि बाय द वे ऑफ मेडिटेशन एंड ग्रेटिट्यूड यू कैन क्रिएट एन एलिवेशन इन यू। अपने खुद को एलिवेट करने के लिए, अपने खुद के अंदर एक अवेकन करने के लिए, उजाला लाने के लिए आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो बुद्धा केम एज एन, बुद्धा क्या थे, इंटेलेक्ट, लॉज। आपका इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट तब तक काम नहीं करता जब तक उसको ज्ञान रूपी बकेट नहीं मिलती और उसको कर्म रूपी शनि नहीं मिलता और उसके अंदर डेप्थ नहीं होती। तो सारे प्लैनेट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इन वन वे और द अदर। मगर ये इनके कुछ नेचुरल नेचर हैं और कुछ इनका फंक्शनल नेचर है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक समझ में आया प्लैनेट्स का आपस की स्टोरी? कुछ जी सर। फंडामेंटल क्लियर हुए? जी सर। कुछ दिमाग खुला कि हाँ ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है? कोई घबराहट दूर हुई अंदर से? इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ सर, अभी थोड़ा ठीक लग रहा, नहीं तो तभी ऐसा लगता कि आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। आपको जब तक मैं नहीं छोड़ा क्लास, आपको कैसे लगेगा कि आएगा या नहीं आएगा? वो तो मैं बैठा हूँ। जी सर। आप लोग ट्रायल पे मेरे साथ हो तो आपने तो ट्राई किया हुआ है मेरे साथ पढ़ना, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए उस चीज़ की कि आएगा नहीं। मैं आगे चलूंगा ही नहीं जब तक आएगा नहीं। चलिए, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स, हार्ट्स। सर हम वो मत से क्या क्या लिखा था उधर सर, आपने उधर मत्स्य में, मत से? मत्स्य मीन्स फिश, वो नहीं, खेती उसको को बोलते हैं। कुछ लिखा था आपने ऐसे, उसमें लिखा था आपने ऐसे। वो इसी का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताया है, सिर्फ उसको हाँ तो हिंदी सर, में। यही वाला सर अगर हम लोग ले ले। हाँ ले अरे लो, यार, ले लो। एक मिनट सर, मेरा तो ये आईपैड ही गिर गया सर। हम्म, कोई एक जनरल ले लो, उसको ग्रुप में डाल जी। देना। जी सर। तो सर पढ़ने के लिए अच्छा होगा ना सर इसके लिए? नहीं, ये समझने का ज्यादा है, इसमें पढ़ने का हम्म। इतना नहीं है। है, हम्म। ये बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लैनेट्स और अवतार्स, उसका विष्णु जी के साथ क्या लेना देना है जी सर। वो हाँ समझाने के सर। लिए, ताकि आपको उसका बैकग्राउंड पता चल जाए क्यों जी कोई सर। प्लैनेट ऐसे काम करता है। हम्म। ठीक है, जी सर। अब हम आते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ। ये ग्रुप में डाल देना मैम, जो भी फोटोग्राफ ले रहे हो, जी सर, अभी डाल देती हूँ सर। जी ताकि सर। सबको सबको मिल जाए। अभी नहीं, मतलब क्लास करने के बाद, ऐसा कोई मारा जी मारी सर। नहीं। जी सर। जी ठीक सर। है, अब ये एक चार्ट है हमारे पास। हम जो चार्ट फॉलो करेंगे उसको बोलते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट या डायमंड चार्ट। ठीक है, कई लोग इस चार्ट को, ये साउथ इंडियन चार्ट है, इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये जो पहला नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये है जोडियक, ये है जोडियक साइन नंबर, और ये बदलता रहता है। और हमारा जोडियक इस चार्ट में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज साइंस अलग अलग हाउसेज में मूव करते हैं। तो ये क्या है, पहला हाउस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अपने पास बनाओ, ये एक चार्ट बनाओ ऐसे, 8 अभी 9। बना दे सर। हाँ अभी, बिल्कुल अभी बनाओ, एक खाली चार्ट बनाओ अपने पास, एंड लिखो, उसके आगे लिखो planets and signs move anti-clockwise, anti-clockwise in 12 houses. Planets and signs move anti-clockwise in 12 houses as per North Indian chart, which is called diamond chart also, or which is also called Shukra, Venus Chakra, Venus Chakra। इसको वीनस चक्र भी बोलते हैं, इसको लगन चार्ट भी बोलते हैं, इसको D1 भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? जी सर। उसके बाद ये है नीचे साउथ इंडियन चार्ट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ 10 नंबर लिखा है, तो ये ये लोग, जो सर ऊपर नॉर्थ इंडियन चार्ट है सर। ये वाला, ये नॉर्थ इंडियन है जहां मैंने लिखा है। हाँ हाँ हाँ।
ठीक है, इसको बोलते हैं साउथ इंडियन चार्ट। ये नीचे वाला आपको चार्ट्स पता होने चाहिए, ताकि आपको कभी कोई साउथ इंडियन दिखाते तो आप ये ना कहो अरे सर इसको कैसे रीड करूं मैं अब। तो जी सर। यहाँ पे भी हमारे 12 हाउसेज हैं, 1 हम्म, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप देखो यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, यहाँ यहाँ 10 नंबर लिखा है, यहाँ पे एएस लिखा हुआ है, ये एएस। जी सर। एएस का मतलब क्या हुआ, असेंडेंट, लगना। तो साउथ इंडियंस क्या करते हैं, जो साउंड जो साइन नंबर में लगन होता है, उसी साइन नंबर में लगन को लिखते हैं, वो 1 नंबर नहीं बनाते उसे। तो वो यहां से इसे असेंडेंट मान के चलते हैं, असेंडेंट वहीं चले जाता है जहां साइन नंबर आ रहा है। ठीक है, मान लो किसी का जन्म कैंसर में हुआ होता, 4 नंबर साइन में, तो असेंडेंट हम्म। यहाँ लिख देते वो लोग। ठीक है, जबकि हम जब नॉर्थ इंडियन चार्ट बनाते थे, अगर असेंडेंट होता तो यहाँ पे 4 नंबर आया था 10 की जगह। तो यहाँ से हमारा चार्ट शुरू होता है एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया फर्क दोनों में? ठीक है, जी सर। ये है बंगाली चार्ट, या इसको उड़ीसा चार्ट भी बोलते हैं। इसमें सेंटर में सारे डेट ऑफ बर्थ की डिटेल आ जाती है, और ये घूमता बिल्कुल हमारे तरह ही है, जैसे हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट घूमता है। ठीक है, ये है वेस्टर्न चार्ट, या जिसको सर्कुलर चार्ट बोलते हैं। इसके अंदर डेकन्स पे काम होता है, फर्स्ट डेकन, सेकंड डेकन, थर्ड डेकन, फोर्थ डेकन, ऐसे चलता है। तो दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन टू यू कि सर्कुलर चार्ट ये हमारा बिहार और बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, या ईस्ट इंडिया में ज्यादा यूज होता है ये चार्ट। बट ये साउथ इंडिया में यूज होता है, और ये हमारा नॉर्थ इंडिया में यूज होता है। ठीक है, हम इस चार्ट को पकड़ के चलेंगे, ये चार्ट हमारा बेस बनेगा। ठीक है, इस चार्ट को ही हम मैक्सिमम टाइम बनाएंगे। ठीक है, But sir, our prediction or any understanding of the chart will not differ from the charts that we are नहीं making, नहीं, right? वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूल्स कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट्स वही आते हैं। ठीक है, दीज आर जस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ अ चार्ट। हमारे 12 हाउसेज हैं। हाउसेज आर, अब नीचे जहां लिखा है वहां लिखो, हाउसेज आर ऑलवेज फिक्स्ड, हाउसेज आर स्टैटिक, हाउसेज आर स्टैटिक। ठीक है, आप में से किसी के पास एस्ट्रोसेज या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है ऐप पे, अपने मोबाइल पे? नहीं सर। आप एस्ट्रोसेज डाउनलोड करो ज्योति मैम। सर तो एस्ट्रो सेज, सेज। जी सर। हाँ ये फ्री सॉफ्टवेयर है। जब हाँ। आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जरूर ले लेना, बिकॉज फ्री हम्म। सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस या तो गलत होती हैं या पूरी नहीं होती हैं। जी सर। बट प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए इट इज ओके। सर, जो ऐप आप परचेज करने के लिए बोल रहे हैं, वो आगे जाके वो कौन सा ऐप है? पराशर लाइट, आई एम सॉरी। पराशर लाइट है, आपको लेना होगा तो मुझे बता देना, आई विल गेट यू अ डिस्काउंट। ओके। मतलब आई, बिकॉज आई एम ए टीचर, तो वी दे स्पीक कीप ऑन स्पीकिंग टू अस कि हमें स्टूडेंट्स दो आप करने के लिए एंड ऑल दैट। आई डोंट हैव एनी कमीशन इन इट, आप चाहो डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे थ्रू जाओगे तो आपको थोड़े से पैसे बच जाएंगे आपके। ठीक है, उसमें भी अलग अलग लेवल पे आता है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर 27-28 हज़ार रुपये का आता है, वो आपको मैं आराम से कोशिश करूंगा कि 24-23 हज़ार, 25-24 हज़ार, 22 हज़ार के आसपास दिलवा दो, तो आपके 3-4 हज़ार रुपया बच जाएगा। ठीक है, चलो एनीवे, लेट अस गो फॉरवर्ड। बट अब ये जो असेंडेंट है, ये हाउस नंबर कभी भी आपको चार्ट में लगा हुआ लिखा हुआ नहीं दिखेगा कि ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस। तो हमने जो ये हमारा हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट हाउस ऑलवेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लगना। किसी ने किसी समय में भी जन्म हुआ, फर्स्ट हाउस ही रहेगा। इसमें क्या बदलेगा, साइन बदलेगा, प्लैनेट्स की पोजीशन बदलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप एस्ट्रोसेज पे अभी डालो, दिया खोलो अपने पास एस्ट्रोसेज, अभी डालो, अभी का, राइट नाउ अभी का चार्ट डालो, जो ऊपर डाल दो, प्रैक्टिस लिख दो, प्रैक्टिस लिख दो, या कुछ भी लिख दो हो, और यहाँ पे बताओ मुझे क्या लिखा हो, फर्स्ट हाउस में क्या लिखा होगा। सर, आप किसके लिए पूछ रहे हैं? आप एस्ट्रोसेज के ऊपर चार्ट खोलो, कोई भी कुंडली खोल दो एक, अच्छा। ओके। अभी रैंडम रैंडम, अभी अभी की कुंडली। सब उसमें तो ऐसे आता नहीं है ना किसी आता है का ना, भी? आता है, आता है। आता है। आप ओके। इसको करो, ओपन करो, न्यू करो। सर हाँ, न्यू एस्ट्रो है सर। एस्ट्रो सेज कुंडली सर करना है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो उसके पास सॉफ्टवेयर है, तो मैं अभी हाथ कर देखो, मैं दिखाता हूँ।
सर मेरे पास काफी सारे उसमें ओपन है जिनका मैं देखते रहती हूँ, आपको चाहिए तो मैं नहीं, वो नहीं, उसमें मैं से। कुछ और दिखाने को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी का खोलो। आप एक न्यू करके खोलो, न्यू चार्ट। वो बोलता है ना सर कुंडली न्यू, बोल। हाँ हाँ, न्यू में नेम पूछ रहा है, हाँ, तो आप जेंडर डाल पूछ। दो प्रश्न, डाल दो ऊपर, नाम डाल दो प्रश्न, प्रश्न। ओके। और जो प्रश्न, टाइम एज इट इज है, डेट एज इट इज है, प्लेस ऑफ लोकेशन को मुंबई कर दो अपना, हाँ और क्लिक करो उस पर, ओके करो। ओके। नीचे जो सेटिंग्स है ना, सेटिंग्स पे जाओ। सर ओपन हो गया चैट। हो गया। लगन में क्या लिखा हुआ है? लगन इज 11, आई 11। मीन ठीक एल है, ए 11 लिखा है, और एस ए सैटन। सेटल, यानी कि सर सेटल। मेरे उसमें तो आ ही नहीं रहा सर। अभी आ जाएगा मैम, सब्र रखो, सब्र। अभी अभी डाउनलोड करने की कोशिश मत करो, अभी यहाँ ध्यान दो। डू यू वांट मी टू जी। शेयर स्क्रीन? नहीं, 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 सो नो। मैं बता रहा हूँ। आपका शनि यहाँ लिखा है, ठीक है। अब इसी चार्ट को पे जाओ, राइट साइड पे 3 डॉट बने हैं, उस पे जाके करो एडिट चार्ट। एडिट चार्ट पे जाओ। I can't see the edit version, basic दशा। एडिट सर चार्ट। तीन ऑप्शंस में जा रहा है, बेसिक, दशा, प्रिडिक्शंस, केपी, नहीं, वर्षपाल, नहीं, आप लास्ट। बेसिक पे जाओ, बेसिक पे जाके ऊपर के राइट पे एडिट चार्ट पे जाओ। साइड पे ना, राइट साइड टॉप कॉर्नर पे एक 3 डॉट्स बने हुए हैं। सर उसी को प्रेस कर रही हूँ ना, तो आई एम गेटिंग दीज ऑप्शंस, बेसिक, हाँ, दशा, प्रिडिक्शंस, केपी, अच्छा, कोई वर्षपाल, बात नहीं, आप बेसिक, वो आ रहा आप होम पे चले जाओ वापस। है। ओके होम पे जाओ। ओके अब आप न्यू चार्ट फिर खोलो। अब ओके। टाइम जो है ना, 3 घंटे पीछे का कर देना। अभी से 3 घंटे फाइव पीछे। 38, 5:38। हाँ, 5:38 कर दो, 5 बजे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, डन। लगन क्या आ गया? लगन इज कम टू 10, 10। और 10 नंबर दिखा रहा है, पीएल दिखा रहा है साथ में। क्या दिखा रहा है? पीएल, लगन का 10 दिखा रहा है, पीएल मीन्स पीएल। प्लूटो। पीएल मीन्स ओके, प्लूटो, हम उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है। हाँ सो हम लगन वो प्लूटो दिखा रहा हम प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून, इन 3 प्लैनेट्स को कंसिडर नहीं करते। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर होते हैं। ठीक है, या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर होते हैं, बिकॉज ये यूरेनस 88 ईयर्स लेता है एक साइकिल पूरा करने में। ठीक है, है। तो 88 साल में तो आप और हम निकल चुके होंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम नहीं चलते। ठीक है। अब देखो, आपने 5:38 पे असेंडेंट था 10 लगन में, और अभी असेंडेंट आ गया 11, दैट मीन्स एक्वेरियस। तो पहले कैप्रिकॉन था और अब एक्वेरियस आ गया। ठीक है। तो व्हाट आई हैव रिटन हियर इज दैट असेंडेंट चेंजेस एवरी 2 आवर्स। हर 2 घंटे में असेंडेंट, यानी कि सुबह दिन में जब सुबह 6 बजे किसी का दिन स्टार्ट हुआ, तो सुबह 6 बजे मान लो एक असेंडेंट चल रहा था 4 नंबर, तो 8:10 के ऊपर असेंडेंट चल रहा होगा 5, या 11:10 पे चल रहा होगा असेंडेंट नंबर 6। तो एक दिन में 12 असेंडेंट, 12 लगन आते हैं। एक दिन में कितने लगन बनते हैं? 12 लगन। एक दिन हमारा 24 घंटे का है ना, और हम कह रहे हैं हर 2 घंटे के अंदर असेंडेंट बदलता है। तो एक एवरेज असेंडेंट एक दिन में 12 आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? अब यही चार्ट अगर मैंने दिल्ली का बनाया होता तो क्या फर्क आता? असेंडेंट शायद सेम आता। हाँ, लेकिन ये शनि या तो यहाँ पहुंच जाता, या यहाँ पहुंच जाता, या यहाँ पहुंच जाता, बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। एक प्लेस की लॉन्गिट्यूड, एक 3 बच्चों का जन्म हुआ, एक ही टाइम पे हुआ, एक ही टाइम पे हुआ, एक ही दिन हुआ, एक ही डेट पे हुआ, लेकिन फिर भी उनके लगन अलग अलग होंगे, बिकॉज ऑफ द प्लेस एंड द लोकेशन दे आर born. Person born in Assam, Mumbai and Delhi will have different lagnas, even if they are taking birth at same time, same day, same date. Okay, समझ में आया सिस्टम? ये बात समझ में आ गई कि एक रूल पहला हमने सीखा कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अब ये चलेगा 11, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ 12 के बाद 13 नहीं है, यहाँ पे फिर एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, तो हमारे ये साइंस 12 हाउसेज में बट गए। अब इसी तरीके से इस साइंस के साथ जो प्लेनेट मूव कर रहे थे, वो भी जब भी मूव करेंगे इकट्ठे मूव करेंगे। ठीक है। अब सर, सूर्य कहीं बैठा होगा, चंद्र कहीं बैठा होगा, तो
उसके बेसिस के ऊपर हम इसको आगे प्रेडिक्शंस में कंसिडर करते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर आ गया, चार्ट कास्टिंग कैसे होती है, लगना क्या होता है, लगना 2 घंटे में बदलता है, ये बात समझ में आ गई। अब आप कल सुबह काम करिएगा, एक कल सुबह 6 बजे, रोज सुबह 6 बजे आप दोनों उठ जाते हैं 6 बजे, जी सर। रोज सुबह 6 बजे अगले 10 दिन तक आपने दो चीजें नोट करनी है कि सुबह 6 बजे लगन कौन सा एक्टिवेटेड है, उसके 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद कौन सा लगन एक्टिवेटेड है, उसके फिर 2 घंटे बाद कौन सा लगन एक्टिवेटेड है। पहला होमवर्क। दूसरा सर homework, लगन कैसे समझेगा सर, लगन? जो फर्स्ट हाउस में साइन लिखा होता है उसे लगन बोलते हैं। अच्छा, वो जब साइन कैसे समझेगा सर? लिखा होगा ना चार्ट पे, अच्छा, आप पर चार्ट पे मैंने सर इसमें एस्ट्रोसेज, डाउनलोड आप ही सिर्फ नहीं। एस्ट्रोसेज टाइप करो प्ले स्टोर पे जाकर, हाँ। प्ले स्टोर पे जाओ और एस्ट्रोसेज टाइप करो। जी सर। सर ये तो हो ही नहीं रहा सर मेरे उसमें, क्या नहीं हो रहा? डाउनलोड ही नहीं हो रहा सर। मतलब? पता नहीं सर, एस्ट्रो श्रेष्ठ कुंडली आ रहा है सर इसमें। हाँ तो डालो ना, वही है एस्ट्रोसेज कुंडली, डाउनलोड करो उसको। कितने MB की है? सर ये तो डाउनलोड ही नहीं रहा है, क्या क्या तो भी पूछ रहा है सर ये। क्या पूछ रहा है? सर ये एप्पल फोन बहुत ही बकवास है सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। आप उनको बोलो एस्ट्रोसेज फॉर एप्पल स्टोर, एप्पल फोन्स। आप डालो एस्ट्रोसेज, आप नेट के ऊपर ढूंढ लेना हाउ टू जी सर। डाउनलोड एस्ट्रोसेज फॉर एप्पल फोन्स, फोन्स और Uh, एनी एनी, या आप नॉर्मल डाल लो। जैसे एंड्रॉइड में डाउनलोड होता है वैसे ही होगा, बिकॉज आई हैव इट हाँ बोथ फोन्स, या हाँ, इट्स द सेम। वैसे ही होगा मैम, मैंने तो कभी तक किसी को प्रॉब्लम, आप गेट पे जाओ, गेट पे जाके करो, गेट गेट इट पे करो, गेट पे करके एस्ट्रोसेज करो, इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड। जी सर, नहीं हो रहा सर, मैं कल अब आराम से करती हूँ सर मैं। आप नेट के ऊपर जाना, गूगल पे हाँ। जाना, हाउ टू हाँ। डाउनलोड एस्ट्रोसेज इन एप्पल एप्पल फोन, टाइप कर देना, जी वो सर। आपको सारा स्टेप्स बता देगा। जी सर। कोई जी इतनी सर। बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है। डोंट गेट पैनिक अबाउट दिस, ये हो जाएगा। जी सर। ठीक है ना? हम्म। तो दैट इज दिट। तो हमारा जो असेंडेंट है, अब हमारे हर प्लेनेट, हमारा जो असेंडेंट है यानी कि जो साइन है वो क्या बताता है हमारे को, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी फिजिकलिटी के बारे में, हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, हमारी बिहेवियर के बारे में, हमारी इंक्लिनेशन के बारे में, हमारे को होने वाली प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस और इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, ये हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अब सन जो है हमारे चार्ट में किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे सोल को, हमारी आत्मा को। और हमारी आत्मा कहाँ से आई है? पिछले जन्म से ट्रेवल करके आई है इस जन्म में। यानी कि पिछले जन्म में जो भी चीज हम पूरी नहीं कर पा रहे थे या हम जुड़े हुए थे जिसके साथ, वहीं आज हमें सन मिला है। सन इज द डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ हाउ हैव यू कम, इज ए फर्स्ट लिंक ऑफ योर टू द पास्ट लाइफ। लाइक दिया, आपका आपका सूर्य कहाँ है? सो 1 second, आई टेल यू, जस्ट गिव मी 1 second। हाँ जी। सो 6th हाउस में है, सिक्स्थ हाउस। 6th हाउस में है, विच इज चलो, द अब मुझे एक 9। चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, सिक्स्थ हाउस हाउस में है, राइट? So that जी। means in your past life, you were related somewhere to all the attributes which are related to sixth house. House. You are doing a job today. You want to create a name and fame by doing some work. You have a competitive mindset. You get aggressive or restless when things are not working the way you want to, and you have a fighting ability for that. Why is that? And you are having this thing from day birth. बचपन से तुम फाइटिंग थी, बचपन से तुम्हारे अंदर वो एक अपने आप को आउटस्टैंड करने का एक प्रबल इच्छा है, तुम्हारे सोल में वो एक गुण है। करेक्ट? राइट, व्हाट यू सेड, द एट्रिब्यूट्स आर राइट, तो वो तुम्हें पिछले जन्म से मिला। अब राइट। सो
So what you're saying here कि the placement of sun in our chart Heart. will represent the attributes which we are carrying forward in this birth Yes, and has a relation with the previous birth. correct. Okay, got that. Secondly, sun is various things in your, sun is also your father. Now your father must have been, अगर मैं father की बात करूंगा, your father must have been concerned always about family resources and accumulation of money. It is his area of domain. His life has gone into that, Yeah. binding up everyone. That's Right? true. So, what is your moon? Moon is in the mind. ये आपका mind है. अब moon कहाँ placed है आपका? My moon is in the 4th house. 4th house. So your mind is about creating comfort in home. That is your prime area. You get peace of mind when there is comfort in home. If there is restless in home, the challenge of the outer life also becomes much bigger to you. Okay. Correct? Right. You would always have problems whenever there are problems within your life. You will always have problem in your stomach area, Yeah. or you That's will true. always have palpitation in your chest. Yes. So this That's is what moon is doing to you. Moon is your mind. Moon is your emotion. Moon is your ability to nurture anything, any relationship. It is the matritva in you. What you care for is family, is comfort. Any place where you are not comfortable, you will not stay there for long. You will leave that place. There and then. You have left relationships because you were not, people were not trying to sledge you or were trying to make you discomfortable. You withdraw yourself. Right? Right. True. And secondly, one thing more, I don't know your time of birth right now, but I can tell you, you were born somewhere between 7 to 8:30 के बीच में. 7:20. 7:20. That's the exact time. Now, the first lesson to be learned, how I have predicted this. How I have predicted this. You are an astrology student, you should ask why. How are you so accurate about it? It is what happens जब सुबह 6 बजे सूर्य उगता है, यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ मेरा सूर्य उगा, सूर्य यहाँ पे राइज किया और इसने रोशनी अपनी यहाँ डाली, ठीक है, ठीक है. अब वो धीरे धीरे हमारे प्लैनेट्स ऐसे मूव कर रहे हैं और सूर्य यहाँ से चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, वो तो रिवॉल्व करता है ना, रोटेट करता है. अब सूर्य 2 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ आ गया, ठीक है, यानी कि 8 बज गए. अब यहाँ पे 2 घंटे रुकेगा, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ आ गया, यानी कि 10 से 11:30 का टाइम आ गया. फिर 11, 12 बजे से लेके 1 बजे तक, 1:30 बजे तक यहाँ पे रहा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर आफ्टरनून टाइम, दिस इज द पीकेस्ट टाइम, ठीक है. अब फिर यहाँ पे आ गया, फिर 2 घंटे निकल गए, 3 बज गए, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ 5 बज गए, यहाँ आते आते 7 बज गए, ठीक है. तो यानी कि ये जो सांझ काल है आपका, जो साय काल है आपका, हाँ, वो कहाँ है. अब सूर्य की पोजीशन से आपको टाइम ऑफ बर्थ पता चल गया कि अप्रोक्सीमेट रेंज ये है एक व्यक्ति की, ठीक है. समझ में आया? सूर्य से आपने कैसे निकाला? सपोज करो किसी का सूर्य यहाँ बैठा हो, आप क्या टाइम बोलोगे, कितने बजे पैदा हुआ होगा वो? बोलो बोलो, ट्राई करो. और सर शाम को 6-6:30 बजे. शाम को 6-6:30 तो यहाँ हो गए मैडम. रात का टाइम रहेगा ना, रात लाइक को, यानी मिडनाइट. बिफोर सनराइज, बिटवीन 3 to 5. समझे? सूर्य यहाँ से, ये हमारा, अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो ये क्या है, ये मेरा ब्राइट हाफ है, दिस इज माय ब्राइट हाफ, ये मेरा ब्राइट हाफ है और ये मेरा डार्क हाफ है, ठीक है. सो सेवंथ हाउस इज व्हाट, इट इज अ पिवट, जहां पे
दिन से शाम की तरफ ट्रांजिट करते हैं, इसीलिए इसे राहु का समय बोला गया। कि सांझ जो है, जब पूरा दिन नहीं ढला, हाँ, और पूरी रात हुई नहीं, वो समय किसका है? राहु का समय है। इसीलिए शाम जितने भी तांत्रिक काम होते हैं, ब्लैक मैजिक्स होते हैं, वो शाम के समय की जाते हैं। इसीलिए इसे शनि का सबसे स्ट्रांग जगह बोली जाती है। इसीलिए इसे शुक्र का स्थान दिया गया। आप घर में आके आराम करते हो, कंफर्ट में आते हो, प्लेजरफुल सिचुएशन में जाते हो। कभी किसी को बोला सुबह 10 बजे आओ यार लिकर पार्टी करेंगे, तो क्या बोलते हैं? अरे यार शाम को मिलते हैं ड्रिंक पे। व्हाट डज इट मीन? इट इज दिस इज पब्लिक, दिस इज, अगर ये आपका जन्म है, दिस इज योर जन्म, दिस इज यू, दिस इज योर उदय, आप यहाँ पैदा हुए। ये क्या था? ये जगह क्या है? आप मदर के वॉर्म में, स्पेस में हो। जब आप इतने बड़े आकार के हो गए कि अब आप, वो स्पेस आपको कंजस्ट कर रहा है, सफोकेट कर रहा है, उसे ही लेबर पेन बोलते हैं। आपने कहा कि नहीं, इट्स टाइम फॉर मी टू गेट कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द अननोन एरियाज, राइट? आपने जन्म लिया। आपके ऑपोजिट कौन खड़ा है? आपका ओपन ओपोनेंट। आपका ओपन ओपोनेंट कौन है? आपका स्पाउस, जो आपको ओपनली क्रिटिसाइज कर सकता है, ओपनली अप्रिशिएट कर सकता है। आपकी पब्लिक जो आपकी इमेज की बात करती है। तो उदय कौन है? सेल्फ कौन हुए? फर्स्ट हाउस इज व्हाट? सेल्फ। एंड सेल्फ की इमेज कहां बन रही है? सेवंथ हाउस में। तो पब्लिक आपको बताती है ना कि आप कैसे हो। आप जितना मर्जी बोलते रहो, मैं तो संत हूँ जी, मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ, आपने बोले अरे चोर पार्टी है, ये तो गोली पिलाता है, ये अच्छा बोलता है, ये सज्जन है, ये बातें ज्यादा करता है। ये ओपिनियंस कौन से देता है आपको? पब्लिक। तो पब्लिक बैंक डीलिंग इंटरेक्शन कहाँ कर रहे हो आप? सारा सेवंथ हाउस में। समझ में आया? पहले घर और सेवंथ घर का इंटरेक्शन, सन की पोजीशनिंग से जन्म, टाइम ऑफ बर्थ कैसे एलोकेट करना है। अब एक सिस्टम और बताता हूँ, इजी इजी ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड समथिंग। आपको जब आप ऐसे प्रोटेक्शन दोगे ना, लोग खुश हो जाएंगे। जैसे आपको अच्छा लग रहा है, अरे वाह सर ने तो बड़ी सही टेक्निक बता दी। ही शनि, आपका शनि कहाँ बैठा है? डेटल चार्ट। मेरे 7th हाउस। डोंट थिंक मैम, ज्योति मैम की मैं दिया की चार्ट को ले रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, सिर्फ सिखाने के लिए ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई ऐसा कोई फेवर नहीं है। आप अपना चार्ट भी दोगे तो मैं करूँगा। नहीं ठीक है। नहीं सर, मैं हाँ, समझ रही नहीं हूँ नहीं, आई एम अच्छा। जस्ट टेलिंग यू, ताकि देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हम्म। तो शनि, शनि का बेटा सेवंथ हाउस। ठीक है। आज का शनि यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। आज का शनि यहाँ बैठा हुआ है, एज ऑन डेट टुडे शनि यहाँ बैठा है, ये मुझे याद है। ठीक है। अब से रोज सुबह चार्ट देखना कि सारे प्लैनेट्स को वॉच करो, आज सूर्य कहाँ बैठा है, सूर्य की मूवमेंट एक दिन में कितनी हुई, चंद्रमा ने एक दिन में कितनी मूवमेंट करी। ठीक है। ये वॉच करोगे, रोज सुबह 6 बजे लिखोगे सूर्य 6 बजे इतना था, नेक्स्ट डे फिर सुबह 6 बजे देखोगे कितनी मूवमेंट हुई। उसमें डिग्री लिखी होती है, वो डिग्री मूवमेंट्स क्या है, क्या उसने घर बदला, नहीं बदला। ठीक है। बड़े प्लैनेट्स नहीं बदलते, शनि जुपिटर आपको मोरलेस काफी लंबे समय तक एक ही जगह दिखेंगे, लेकिन सूर्य चंद्रमा की मूवमेंट्स होती हैं, फास्ट होती हैं। तो वो मैं चाहता हूं कि आप ऑब्जर्व करो, ताकि आपको ये समझ में आए प्लैनेट्स मूव कैसे करते हैं। ठीक है। अब आपका शनि यहाँ बैठा, ठीक है, यानी कि शनि ऑलरेडी यहां से निकल के आगे बढ़ चुका है, राइट। हम ये कहते हैं शनि 30 ईयर्स का एक साइकिल करता है। ठीक है। यानी कि शनि ने, जब आपका जन्म हुआ शनि यहाँ था, अब शनि ने दूसरा चक्कर, जब अपना पहला चक्कर मारा होगा यहां से निकल के वो यहां तक पहुंच गया। अब यहाँ पे 30 साल पूरे हो गए आपके, जब पहला चक्कर मार के निकला होगा। तो यहां से कहते हैं 31, 32, 33, 34, 34 ईयर्स के हो आप अभी। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। अब मैं ये कहता, और आपका जुपिटर कहाँ बैठा है अभी, ये बताओ। जुपिटर फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। आज का जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। जुपिटर का 16 साल का साइकिल है। सॉरी, जुपिटर का yes, हाँ 12 साल का साइकिल है। तो जुपिटर
आप अगर 34 ईयर्स के हो, ठीक है, तो जुपिटर ने कितने राउंड मार दिए अपने आपको 34 ईयर का बनाने के लिए? 12×36, ठीक है, तो 2 साइकिल तो पूरे कर दिया उसने, यानी कि 12×36 हो गया, और 12×2=24 हो गया। हाँ, ठीक है, प्लस कितने साल और, अभी अब आपने ले लिया इसमें 36 के जगह 2 कम कर दो तो 8, 28, 8 ईयर्स, और 8 नहीं, 8, 10, 34, हाँ, 10 साल, ठीक है, 10 साल का साइकिल आ गया इसका, ठीक है, तो यानी कि 34, आपने आज 2024 चल रहा है, ठीक है, मैं 34 इसमें से निकाल देता हूँ, ठीक है, 5 साइकिल हुए हमारे, है? तो 5 साइकिल कम कर लेते हैं इसमें से, 5 साइकिल, और ये हो गया 30, 1 डिग्री और एक फालतू चला गया, तो यानी कि 12, ये 12×24, 2 साइकिल हो गए, तीसरा साइकिल चल रहा है। जी, चलो। जुपिटर अभी कहाँ दिख रहा है आपको? देखना, वो जो अभी आपने नेटल चार्ट बनाया था, जुपिटर 2 नंबर में, 1 नंबर में? 1 नंबर में होगा मेरे ख्याल से। 1 second, I'll just check. जो आपने अभी का चार्ट बनाया था ना, प्रश्न हाँ, वाला, उसमें जुपिटर क्या लिखा हुआ है? 1 नंबर में लिखा है? नहीं, उसमें जुपिटर 4 में है सर। कैंसर साइन में, हाँ, 4 में है। 4 नंबर कैंसर साइन, ठीक है। अभी जुपिटर आपका कौन से साइन में लिखा हुआ है, कौन से हाउस में लिखा हुआ है? 4th जो हाउस सर, आपका माइनस इन फर्स्ट एंड नाउ जब भी चार्ट निकाला वो 4th हाउस। 4th हाउस में, ठीक है, तो यानी कि जुपिटर 1 साल में अपनी एक राशि बदलता है, तो यानी कि जुपिटर ने जहां पे 24 साल, उसके 2 साइकिल पूरे हुए, 24 साल पूरे हुए, इसने फिर 1 साल में एक राशि बदली अपनी, ठीक है, यहाँ हो गया उसका 27, यहाँ हो गया 28, यहाँ हो गए 29, ठीक है, तो आपके 2024 में से मैं अगर 29 साल माइनस कर दूं, 34 ईयर्स माइनस कर दूं, तो आपका जन्म 9 1990 में हुआ था, 91। 91, ठीक है, इस तरीके से आप नियरेस्ट ईयर पे पहुंच सकते हो, जस्ट विदाउट इवन सीइंग समबडी आस्किंग एनी डेट ऑफ बर्थ, जस्ट बाय आस्किंग हिज पोजीशन ऑफ हिज जुपिटर एंड हिज थिंग। सेकेंडली, इस समय आपकी जो लाइफ है, वो इसमें घर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज एक्टिवेट हो रखी, घर का पीस ऑफ माइंड, घर की वर्किंग, घर का स्टेटस, घर बनाना, घर बनाने की इच्छा, घर संभालना, घर को एलिवेट करना, दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। इज दैट राइट? व्हाई? Yes. बिकॉज जुपिटर रिप्रेजेंट्स द जीव कारका, इट रिप्रेजेंट्स द जीव कारका, इट इज द कारका फॉर इंडिविजुअल। सो जुपिटर का एक साइकिल कितने का है? 12 साल का। तो जब पहली बार वो 12 साल चक्कर काटता है तो कहाँ आ गया? सेकंड हाउस में। दूसरी बार 12 चक्कर काटा उसने, फिर कहाँ आ गया? तीसरे हाउस में। तीसरी बार 12 चक्कर काटा तो कहाँ आ गया? चौथे हाउस में। तो हर साइकिल में एक 12 साल, हर 12 साल के बाद एक साइकिल बदल गया। तो पहला साइकिल 12 साल का खत्म हुआ तो कहाँ पहुंच गया? सेकेंड हाउस में। दूसरा साइकिल खत्म हुआ तो कहाँ पहुंच गया? थर्ड हाउस में। चौथा साइकिल खत्म हुआ तो चौथा साइकिल चल रहा है तो कहाँ पहुंचा? यहाँ पे। अब 12 साल तक आप इस एरिया के आसपास, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, ठीक है। अब ऐसे ही इसी ट्रांजैक्शन के दौरान में जुपिटर के इस समय ट्रांजिट कर रहा है यहां से, तो जुपिटर ने इस एरिया को एक्टिवेट किया हुआ है, और जहां जहां इससे देख रहा है वहां वहां एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब आपको सडनली इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी क्यों आया? आपने आज ही की इस क्लास क्यों अटेंड करी? आपका 8th हाउस एक्टिवेटेड हो रखा है, क्योंकि जुपिटर ने यहाँ पे दृष्टि दे रखी। जुपिटर आपको प्रोफेशनली एक्टिवेट कर रहा है। यू वांट टू इंक्रीज योर पोजीशन एंड स्टेटस इन जॉब और इन वर्क। जुपिटर ने आपको इस समय एक्सपेंसिव भी बढ़ा दिया, आपके खर्चे बहुत बड़े होंगे, जरूरत से ज्यादा। Hmm. चीजें रुक नहीं रही हैं, काम हो भी रहा है और पैसा भी नहीं रुक रहा, सेविंग्स डाइल्यूट हो रही है। इज दैट राइट? Yeah, that's right.
दिस इज हाउ यू लुक एट थिंग्स. So, so like you said, example with Jupiter is currently in the 4th house, and it's looking at 8th house, and you said it's looking at 12th house. तो वो फर्स्ट हाउस को क्रॉस करके 12th को देख रहा है, नहीं, या उसका इम्पैक्ट फर्स्ट उससे पे भी पहले देख आएगा? रहा है, उससे पहले देख रहा है. देखो, एक आपका आपका लगन तो आपकी फिजिकल बॉडी हो गई, लेकिन जुपिटर आपके अंदर की कॉन्शियस ज्ञान है, आपके अंदर की असेंस है. आपकी असेंस कहाँ लेके जा रही है आपको? असेंस आपको स्टेटस बनाने के लिए खर्चा करवा रही है. यू आर इन्वेस्टिंग. अब 12th हाउस, जब हम हाउसेस पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा 12th हाउस सिर्फ खर्चा नहीं है. 12th हाउस बहुत कुछ है. हर हाउस के इतने एट्रीब्यूट्स हैं. इसीलिए मैंने कहा ना 10 दिन तक मैं बहुत लिखवाने वाला हूं आपको, तो अपने पेन, अपने हाथ के मसल स्ट्रांग कर लेना, लिखोगे खूब. ठीक है, लेकिन आपको इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि आपके फंडामेंटल कभी गलत नहीं जाएंगे. आप मुंह से अगर गलती से भी 2 लाइनें भी बोल दोगे तब भी करेक्ट जाएंगी. सर मुझे पर ऐसे ये हाउस समझ में नहीं आ रहा है सर। मैम, ये हाउस आपका पहला है, ये 12 घर है, हमारे 12 घर होते हैं. ठीक है, ये जी मैं सर। जानना है, ये मेरा फर्स्ट हाउस है. जी सर। इसमें जो भी साइन लिखा है उसको बोलते हैं असेंडेंट या लेकिन वो लग्न. साइन कैसे लिखा रहेगा सर? मैम, वो लिखा हुआ आता है सॉफ्टवेयर के अंदर. जो भी साइन ईस्टवर्ड डायरेक्शन से, जब हमारा जन्म हम्म। होता है, ईस्टवर्ड साइड से जो भी साइन राइज कर रहा होता है उसे हम्म। असेंडेंट बोलते हैं. हम्म। यानी कि जब हमारा जन्म हो रहा था, ईस्टवर्ड साइन से जो जोडिएक साइन स्काई में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एलिवेटेड था, वो हमारा हम्म। असेंडेंट बन जाता है. उसका लॉर्ड, अब उस असेंडेंट का मालिक एक प्लेनेट है, तो वो प्लेनेट हम्म। असेंडेंट लॉर्ड बन जाता है. जी असेंडेंट सर। इज द जोडिएक साइन, एंड उसका लॉर्ड, उसका मालिक क्या है? वो असेंडेंट लॉर्ड है. समझ जी में आया? सर। जी सर। जब आप अपना टाइम और डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर राइजिंग टाइम पे उठने वाले प्लेनेट को पकड़ लेता है और उसको आपका असेंडेंट बना देता है. समझ में जी आया? सर। जो पुराने ज्योतिष होते थे वो क्या करते थे, वो पंचांग में से देख के एक एक चार्ट को खुद अपने हाथ से बनाते थे, कैलकुलेट करके. उसको बोलते हैं गणित. वो बोलते जी हैं सर। ज्योतिष का गणित पार्ट. अब आप क्या हम्म। पढ़ो? फलित. फलित मीन्स प्रिडिक्शन. जी सर। समझ में आया? जी सर। 12 हाउसेज हैं. हमारे सारे प्लैनेट्स और राशियां एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं. हम्म। सूर्य जिस घर में बैठता है उस हम्म। टाइम के ऊपर हमारा जन्म होता है. सूर्य हम्म। जिस घर में बैठता है उस घर और उस राशि से रिलेटेड और उस एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड हमारा 5 जन्मा से रिलेशनशिप है. सूर्य जिस जगह बैठता है वो वहाँ हमारा सोल हमेशा एक्टिवेटेड रहता है. वो हमारा जी। सोल कनेक्शन है वहां पे. जी सर। अब मैम का सोल कनेक्शन कहाँ है? मैम का सोल कनेक्शन है कि मुझे अपनी लाइफ में अपने कंपटीशन को, अपने अगेंस्ट खड़े होने वाले लोगों को बिल्ड करके दिखाना है कि मेरे में दम है. आई एम वर्थ समथिंग. अपनी सेल्फ वर्थ क्रिएट करनी है. दैट इज हर अर्ज. ठीक है. जी सर। शुरू से चाइल्डहुड से अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लेके शी हैज बीन वेरी वेरी कॉन्शियस, and at same point of time she is very disciplined and very organized, and she is very particular about the way things have to be said. If somebody pins her in that zone, then he is gone for the toss. She will not spare, because sun does not spare. अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि यहाँ साइन क्या लिखा हुआ है, वो साइन के एट्रीब्यूट अलग आ जाएंगे. अब इस हाउस पे और किसका एस्पेक्ट आ रहा है, वो आगे की चीजें. मैं आई डोंट वांट टू लोड दोस थिंग्स राइट नाउ ओवर यू, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. जी अभी सर। आप इतना याद रखो कि 12 घर हैं, 12 साइन है. साइंस और प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं. हर 2 घंटे में असेंडेंट बदलता है, और हर असेंडेंट, जो भी साइन ईस्टवर्ड डायरेक्शन से हमारे जन्म के समय राइज कर रहा था, वो हमारा असेंडेंट बनता है. इतना याद रख लो बस, दैट्स ऑल. जी सर। जी सर। इसके अलावा चौथी बात नहीं याद रखनी अभी. जी चाहे सर। जितना मर्जी ज्ञान हो या नहीं हो, चाहे, और कोई यूट्यूब मत करो प्लीज. जी आज सर। तक जी यूट्यूब सर। देखना बंद. सर मैं यूट्यूब नहीं देखती, मैं सर फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, मैंने कभी यूट्यूब में देख डाला भी नहीं ज्योतिष का कुछ भी सर। हाँ, ठीक है. तो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट डे ऑफ इंट्रोडक्शन. जी सर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा. सर मजा आया, लेकिन मुझे फिर थोड़ा हाउस का कंफ्यूजन था सर। क्या हो उसका कंफ्यूजन है? अच्छा, कंफ्यूजन क्या है ये बताओ. नहीं आप मतलब कि ये हाउस इधर सूर्य बैठा है, वो 12 घर में देख रहा है इधर। छोड़ो आप उसको ना, अभी आप 12 घर हैं.
12 साइंस हैं और 9 हम्म, प्लैनेट। जी जो सर। भी जब हमारा जन्म होता है, स्काई में जो मैप होता है उसके अकॉर्डिंगली साइंस और प्लैनेट्स अपने अपने कंपार्टमेंट्स को, 12 हाउसेस को 12 घर के कमरे मान लो, एक आपका 12 कमरों का घर है। जी सर। एक जगह पे बेडरूम है, एक जगह पे किचन है, एक जगह पे स्टोर है, एक जगह पे हम्म, चिल्ड्रन रूम है, एक जगह पे एंटरटेनमेंट रूम है, एक जगह पे आपने खजाना रखा हुआ है अपना, एक जगह पे आपने कबाड़ा रखा हुआ है, कचरा रखा हुआ है जो आप इकट्ठा करके कबाड़ी को देते हो दिवाली की दिवाली। जी एक जगह पे आपकी सीढ़ियां हैं। ये आपकी लाइफ के अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। जी सर। जब आपका जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा सबसे पहले जन्म लेते ही अपने आप के बारे में सोचता है। और वो अपने आप हम्म, के बारे में कैसे सोचता है? रो के सोचता है। रोते रोते हम्म, क्या मांगता है? वो माँ से फीड मांगता है। हम्म, माँ उसे फीड देती है और वो 18 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे के लिए सो जाता है। हम्म, तो आप अपने लिए क्या मांगते हो? कंफर्ट मांगते हो, अपना इंटरेस्ट मांगते हो। विद हम्म, टाइम your various attributes like the taste for the food, the kind of हम्म, speech, things you watch, colors you like, friends you make, family you are connected to, you get a relationship over there. और जी वो सर। रिलेशनशिप कैसे बनता है? बाय द मूवमेंट ऑफ द zodiac signs एंड प्लेसमेंट ऑफ planets in those signs. जी सर। तो जब आपका जन्म हुआ उस समय जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन से साइन राइज कर रहा था, वो आपका क्या है? वो आपका असेंडेंट है। और असेंडेंट हर 2 घंटे में बदलेगा। यानी कि ज्योति मैम की मान लो जुड़वा बहन होती, हम्म, 1 मिनट के लिए, अब दोनों बहनों के बीच में 15 मिनट का फर्क आ गया या 10 मिनट का फर्क आ गया, या सेम टाइम पे ही पैदा हो गई, सेम टाइम, हम्म, एग्जैक्टली सेम टाइम, जस्ट इन अ गैप ऑफ 1 मिनट और 2 मिनट्स, द सेकेंड चाइल्ड ऑल्सो केम आउट नाउ। सर असेंडेंट तो सेम आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या उसके अंदर का नक्षत्र या क्या उसके अंदर की एनर्जी बदल सकती है इन फॉर्म ऑफ नक्षत्र? यस, बदल सकती है। क्या उसके अंदर सन की पोजीशन बदल सकती है? फास्ट मूविंग प्लैनेट्स की पोजीशन बदल सकती है? यस, बदल सकती है। इसीलिए जब दो जुड़वा होते हैं और ये कहते हैं एक तो करोड़पति बन गया जी और एक अभी रोडपति है, हम्म, सेम जन्म हुए हुए भी लोगों के अंदर एक्सट्रीम चीजें हमें नजर आती हैं। जी सर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर साइंस। ठीक है सर। ठीक है। हम्म, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हम जिस भी टाइम पे चार्ट बना रहे हैं, का भी टाइम कास्ट कर रहे हैं चार्ट, उस हम्म, टाइम पे सबसे पहले चीजें आपने 3 नोट करनी है। पहला असेंडेंट, दूसरा सूर्य, तीसरा चंद्रमा। ये जी 3 सर। पॉइंट आपको अपने पास एक साइड पे लिख लेने हैं कि कौन से हाउस में है, कौन से जोडियक में है। ये लिख लो एक साइड पे, ये एक नोटिंग कर लो। बिकॉज दैट विल टेल यू कि इस, जैसे मैम का सोल के बारे में बताया, मैम के माइंड के बारे में बताया, मैम के जीव के बारे में बताया। अब जो वो जीव कारका वाली टेक्निक है ना, वो एडवांस टेक्निक है। अभी जी मैं, सर। अभी उस पढ़ने में मैं पढ़ना कि सर ने जुपिटर से क्या देखा या जुपिटर हम्म, से कैसे पकड़ लिया, हाँ, जी वो सर। एडवांस टेक्निक है। वो मैं आगे कराऊंगा। जी सर। पहले आपका बेस बना दो। जी सर। अभी आपने सिर्फ चार्ट बनाने हैं। मेरे को हम्म, 5 लोगों के चार्ट आपके हाथ के बने हुए चाहिए, जिनका आप नेट से डाउनलोड डिटेल्स देखोगे, लेकिन बनाओगे अपने हाथ से। जी एंड यू सर। विल सी इन एवरी चार्ट पोजीशन ऑफ ईच प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट के आसपास ही दिख रहा है आपको बार बार। हम्म, कुछ प्लैनेट्स हैं जो एक पर्टिकुलर, जो आपस में एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं। वो कौन से प्लैनेट हैं? आई वॉन्ट यू टू आइडेंटिफाई दोस। आई वॉन्ट जी यू सर। टू आइडेंटिफाई कि सूर्य की डिग्री कितनी है आज, कल सुबह, परसों सुबह, 10 दिन तक सूर्य की डिग्री नोट करोगे आप कि एक दिन में सूर्य ने कितनी डिग्री की मूवमेंट बढ़ाई। मान लो आज जी दस सर। डिग्री का था, जी कल सर। सुबह आपने नोट किया तो एक एक्स डिग्री, 10 + x डिग्री का हो गया। वो कितनी हम्म, डिग्री? उससे आपको कैलकुलेटिव माइंडसेट बनेगा। और आज जी से सर। अब हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बात करेंगे। हम बोलेंगे हाउस का मतलब होता है भाव, जोडियक साइन का मतलब होता है राशि, ठीक, और प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह। ठीक है। एक फंडामेंटल और आज क्लियर करूंगा जाने से पहले। चंद्रमा आपके हिसाब से प्लेनेट है, सैटेलाइट है कि ग्रह है? क्या प्लेनेट और ग्रह एक ही बात है? यस या नो? नहीं सर। नहीं। शाबाश। क्यों नहीं है? अब ये बताओ। क्योंकि लास्ट टाइम आपने बताया सर, प्लानेट का कुछ तो बोला था, और ग्रह तो वो होता है जो ग्रहण कर सकते हैं जिसको। करेक्ट। प्लैनेट हम्म, एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज है।
जी ग्रह वो है जिसमें ग्रहित करने की, प्रभावित करने की शक्ति है, जो जी अर्थ की और सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ काम करता है। तो जी हमारे स्काई में तो बहुत सारे एस्टेरॉइड्स और वो सब घूम रहे हैं, लेकिन जी सर। हमारी एक बेल्ट है, 18 इंच हम्म, बड़ी बेल्ट है, इमेजिनरी बेल्ट, जो 9 इंच नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और 9 इंच साउदर्न हेमिस्फेयर में है। तो कुछ प्लैनेट सर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर रोटेट कर रहे हैं और कुछ नॉर्दर्न में कर रहे हैं, लेकिन सब उस बेल्ट के अंदर ही कर रहे हैं। जी और सर। अर्थ, प्रैक्टिकली जब हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अर्थ सेंटर में है, लेकिन एक्चुअल में सूर्य सेंटर में है। हम्म, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट इज ऑल्सो रोटेटिंग जी सर। on its own axis. Now, हम्म, what happens is that while it is rotating, it goes in front of various signs during हम्म, the day. And at the time when the child is taking birth, वो जिस साइन के सामने होती है ईस्टवर्ड साइड में, वो हमारा असेंडेंट बन जाता है, वो साइन हमारा असेंडेंट बन जाता है। अब आपको क्लियर हो गया असेंडेंट जी कैसे सर। बनता है? जी सर। फंडामेंटल क्लियर हो गया? जी सर। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं। अब मून अर्थ की सैटेलाइट है, एंड मून माइथोलॉजी में हम कहते हैं सूर्य का, सूर्य ने उसको अपनी रोशनी का वरदान दिया हुआ है, हम्म, वो सूर्य का जवाई है, हम्म, सूर्य का जवाई है, और आदमी अपने जवाई के साथ बुरा नहीं करता। हम्म, इसलिए चंद्रमा और सूर्य जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं, तो क्या हो हम्म, जाता है? अमावस्या। हम्म, दैट मीन्स फॉर सन मून टू गेट एनर्जी, इट हैज टू बी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम सन, जी सर। it has to be at हम्म, some distance from sun. So moon too near to the moon, sun, अमावस्या हो गई। मून एग्जैक्टली एट 180 डिग्री ऑपोजिट टू द सन, पूर्णिमा हो गई। मून हम्म, इन बिटवीन, सो व्हेन moon is going towards the sun, it is getting weaker, and when moon is leaving the sun and going towards 180 degree position, it is getting stronger. अच्छा। तो इसे ही बोलते हैं शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। व्हेन जी मून सर। इज गोइंग टुवर्ड्स 180 डिग्री पोजीशन, 180 डिग्री सामने की तरफ जा रहा है, ये सूर्य बैठा था, यहाँ मून था, अब ये मून हम्म, उठा 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 और ये सामने आ गया। अब ये क्या हो गई? पूर्णिमा। जी अब सर। यहाँ था, अब यहाँ से फिर वापस चला 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 और यहाँ आ गया, ये क्या हो गई? जी, अमावस्या। नमस्कार। जब यहां से ये मूवमेंट कर रहा था सामने आने की, ये क्या है? शुक्ल पक्ष। यहां हम्म, से ये मूवमेंट कर रहा था इधर आने की, तो ये क्या कर रहा है? कृष्ण कृष्ण पक्ष। पक्ष। एंड मून इज स्ट्रॉन्ग ऑफ शुक्ल पक्ष, हम्म, बट इट शुड बी सर्टेन डिग्रीज, वो मैं आगे बताऊंगा। आई डोंट वांट टू जी पहले डे में मैं बड़ा इंजेक्शन नहीं मारना चाहता। ऑलरेडी मुझे जी सर। लगता है मैंने कुछ एक्स्ट्रा मार दिया आज जोश में हम्म, आके। मुझे पता नहीं आप लोग इसको हजम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर रिपीट करना होगा तो मैं रिपीट भी करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। आपने सिर्फ एस्ट्रोस, कोई आप, मैं अगर एस्ट्रोसेज नहीं हो रहा, दुबई में कोई तो ऐसा ऐप होगा ही होगा, आप उनको बोलो, आप टाइप करो फ्री वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐप, तो जी आपके सर। पास ऑप्शंस आ जाएंगे, जो भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप कर लो। उसके अंदर मैं एस्ट्रोसेज कह रहा हूँ क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, थोड़ा सा एक्यूरेट है। जी सर। मुझे दूसरे ऐप्स का एक्यूरेसी नहीं पता कि बैक कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं है। जी सर। जी अगर सर। वहां पे कोई बैक कैलकुलेशन गलत हुई तो पता चलेगा, दिया बोल रही है नहीं सर मेरा तो इस टाइम के हिसाब से असेंडेंट आ रहा है हम्म, कैप्रिकॉर्न, आप बोलोगे नहीं सर मेरा एक्वेरियस आ रहा है, हम्म, तो मैं किसके चार्ट को सर गलत बोलूंगा या सही बोलूंगा? इसलिए मैंने दोनों को सेम चीज डाउनलोड करने के लिए बोला, ताकि जब हम, मैं तो अपने चार्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पे दिखाऊंगा ये चीजें आपको, जी बट आई सर। वांट यू टू प्रैक्टिस इट। आप अपने ही चार्ट का सूर्य देखो कि रोज सुबह 6 बजे कितना डिग्री पे था, अगले दिन सुबह 6 बजे कितने डिग्री पे था, उससे अगले दिन कितने, अपने बारे में ही पता चलना शुरू हो जाएगा। जी सर। ठीक है, जी सर। चलो, तो वी विल वाइंड ऑफ टुडे, कल हम मिलेंगे फिर दोबारा। कल नहीं है मंडे। फिर बस मंडे को, मंडे जी सर, 9 o'clock। मंडे 9 o'clock। 9 o'clock, ठीक है, डन। ठीक है सर। डन डन। So, थैंक यू सर। repeating once again, Saturday we'll have the class at 7:30. सेवन Monday, थर्टी 7:30 ट्यूसडे एंड सैटरडे, मंडे इज ओनली 9 PM। okay. ठीक जी, है, तो ये आप ग्रुप में डाल देना ताकि मेरे को भी याद रहे, कभी मेरे को भी रेफर करना हो। दैट इज देयर। आई होप आपको पहला दिन अच्छा लगा होगा। सर मजा आया सर। दिया no, no, very nice. Yes, yes. Very good. बेसिक, कुछ बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, इसीलिए जी सर। कि आप लोगों को बनाए कम से कम। अच्छा, एक काम और कर लेना,
व्हाइट पेपर के ऊपर 12 ब्लैंक हॉरोस्कोप्स बना के रख लो अपने पास। मैं बताऊंगा क्या करना। जी सर। Blank horoscopes ब्लैंक हॉरोस्कोप मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसमें सिर्फ लाइनें ड्रॉ रखी हैं, वो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका। Okay, ठीक है। आई विल टेल यू सम होमवर्क विच विल हेल्प यू टू टेक इट एज अ नोट फॉर योर सेल्फ फ्यूचर। ठीक है ना। जी वो आपका एक जी ऐसा बाइबल बन जाएगा, आप कभी भी फंस जाओ सिर्फ उस पुराने होमवर्क को भी चेक कर लोगे तब भी सही बोल जाओगे। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। चलो ओके। ओके गुड सर। डे। ओके, thank थैंक यू you. सर।